बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच से ज़रा मुझे कहते हैं महवेश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। अच्छी सुबह का आगाज़ करना, पॉजिटिव सुबह का आगाज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो देखे तभी होता है जब हम उठते हैं, नींद से बेदार होते हैं, तो सबसे पहले हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। उस पाक ज़ात के नाम से हमें दिन का आगाज़ करना चाहिए। जब आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए कलाम इलाही से, नमाज से, तिलावत कुरान पाक से जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो हमारे दिन भर की रूटीन खूबसूरत हो जाती है। आप शिकवा शिकायत करते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो तभी उसके जो ख़ात्मा है वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप अल्लाह का नाम लेके दिन का आगाज़ करें। इसके अलावा नाज़रीन, मौसम जो है वो ख़ासा तब्दील होता जा रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, तो प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। ख़ुद भी अपने जो है वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और बच्चों की डाइट का, उनके गर्म कपड़ों का ख़ासा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा बीमार हो गए, विंटर की ये बात है कि वो बीमारी भी बड़ी लॉन्ग टर्म चलती है, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारी आज की पहली स्टोरी की जानिब। टॉपिक हमारे बहुत अहम है, इन डिटेल उसमें मैं डिस्कशन हम करेंगे, आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे एक स्टोरी की जानिब। स्टोरी आज की हमारी जो पहली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अज़दे की हम बात करने लगे हैं नाज़रीन के जब अज़दे ने एक फ़र्द को जकड़ कर पानी के अंदर खींचा। अब आप खुद हैरान हो गए होंगे कि क्या वो बंदा पानी के बिल्कुल करीब था। बिल्कुल नाज़रीन, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बात सच है कि इंडोनेशिया का ये एक जजीरा है और इसमें 6 मीटर लंबे अज़दे ने एक जो ये टूरिस्ट होते हैं, उनके गाइडर होते हैं, उस पानी की साइड पे खड़ा था, तो उसने उसको जकड़ कर पानी में खींच लिया। बिल्कुल नाज़रीन, और जब सांप पकड़ने में, इवन अगर हम उसकी बात करें उस गाइडर की, तो वो सांप पकड़ने में माहिर था। कश्ती से झांकने लगा तो अज़दे ने उसको पकड़ लिया। अब आप हैरान हो रहे होंगे तो कि अज़दे ने जो है वो क्या वो पहले से तैयार बैठा हुआ था, उसने देख लिया था, और इसके अलावा कश्ती के अमले ने छलांग लगाकर उसे बचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि अज़दा एक ख़तरनाक चीज़, उसने एक आदमी को जकड़ लिया, पानी के अंदर खींच लिया, तो बाकी जो लोग थे वो उन्होंने किस तरह से जो है उसको बचा लिया। तो एक ने सर और दूसरे ने दुम पकड़ी, तब जाके उसको वो बचा सके। और अगर बात करें उस गाइडर की, उस बंदे की, तो खुशकिस्मती से वो बंदा जो है बच गया, ज़ख्मी नहीं हुआ। नाज़रीन, अज़दे की अगर हम बात करें तो ये जहरीले नहीं होते, मगर शिकार को जकड़ कर सांस उसकी जो है वो रोक कर उसको निगल लेते हैं। तो जब आप सांस बंदे की बंद हो जाती है तो डेफिनेटली फिर उसके जो है वो मरने के ऑफ कोर्स चांसेस होते हैं। अब दूसरी स्टोरी की जानिब आते हैं नाज़रीन। दूसरी स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। दूसरी स्टोरी की अगर बात करें, दुनिया की पहली डिजिटल फ़ोटो ऐप जो है उसने, वो आपको लिटरल जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और ये दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर है जो कि 1957 में एक इंजीनियर जो है वो बनाई थी, और ये तस्वीर उनके 3 माह के बच्चे की अगर हम बात करें तो ये उसकी ये ब्लैक एंड वाइट ये तस्वीर है, जो कि आप देख भी सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पे। और ये महदूद कंप्यूटर मेमोरी की वजह से कम रिजोल्यूशन की ये थी। और तस्वीर बनाने की जो असल फ़ोटो है नाज़रीन, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ड्रम स्कैन में इसको स्कैन किया गया, और हर पिक्सल जो है उसके ज़रिए अगर हम बात करें तो उसकी जो कोड है, उसकी जो चीज़ें हैं, जो उसकी रेजोल्यूशन, उसको जो चेंज करने की कोशिश की गई। और ये जो तजर्बा था, ये फर्स्ट ये एक्सपेरिमेंट था, और इसको डिजिटल इमेज के लिए एक नया एक संग मील था। और मुस्तकबिल की बात करें तो जिसने मुस्तकबिल में डिजिटल फोटोग्राफी को का जो है वो एक काबिल रसाई, यानी कि उसके लिए एक बड़ी आसानी इसने पैदा कर दी थी। हालांकि अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी और डिजिटल टेक्निक्स हैं, बहुत स्टोरीज़ की बात करें तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन नाज़रीन ये खासा मुश्किल भी ये तजर्बा होता है। लेकिन तारीख़ की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी, नए एक्सपेरिमेंट्स जो है, या ये नई इनोवेशन जो है, ये काफ़ी हद तक हमारे लिए मुफीद साबित होती हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं इस वजह से, ताकि आप डिफरेंट चीज़ों से जो है वो बाखबर रह सकें। वेल नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने आज के जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है उसके जानिब बढ़ते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करने लगे हैं नाज़रीन, इंसानी हकूक़ पे हम बात करने लगे हैं, और साथ हमारा जो मुआशरा है और जो मुआशरे का एक बुनियादी ताल्लुक़ है उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, हर फ़र्द की आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और बराबरी, ये वो असूल हैं जिन पे ना सिर्फ बात करने की हमें ज़रूरत है, बल्कि
अगर आप इन तमाम चीज़ों को समझ लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तभी एक माशरा जो है वो कामयाब माशरा बन सकता है। और जब तक इंसान के हकूक़ जो है वो महफूज नहीं होते, तब तक आप एक कामयाब माशरा तश्कील नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, माशरे में अमन, इंसाफ, और अगर हम बात करें भरोसा, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अमन का गहवारा बनती है। तो आज हम इसी पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक इंसान के जो हकूक़ है उसकी पासदारी यकीनी बनाई जा सकती है, और किस तरह से डिफरेंट किस्म के स्ट्रैटेजीज, हिकमत अमली जो है वो अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है। मेरी, आपकी, हम सब की क्या जिम्मेदारी है, इस पे बात करेंगे। और इस पे डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं आतिफा एहसान साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आतिफा, आपके वक्त का बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे हम बात करने लगे हैं। बहुत ही वसी तरीन टॉपिक है, क्योंकि इंसान के बुनियादी राइट्स की बात करते हैं, और मौजूदा दौर की अगर चीज़ों को देखते हैं तो बहुत तक सवालात हमारे माइंड में आते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम पॉइंट्स को आज हम कवर कर सकें। सबसे पहले मुझे बात आप बताएं कि अगर बीइंग अ लेडी, वर्किंग लेडी, मैं सिर्फ अगर ख़वातीन की ही बात कर लूँ, तो आप क्या समझती हैं कि उनके इस वक्त मौजूदा दौर की अगर मैं बात करूँ, बुनियादी हकूक़ की बात करें, इस्लाम ने तो बहुत पहले वो तमाम चीज़ें बता दी थी, तो क्या आज जदीद दौर के अंदर वो राइट्स उसको मिल रहे हैं जो इस्लाम ने उसको दिया? देखिए, बहुत खूबसूरत आपने बात की कि दीन ने, हमारे इस्लाम ने तो बहुत पहले ही 1400 साल पहले ही इंसानों के हकूक़ की बात कर दी थी। कुरान की सूरह है बनी इसराइल की आयत नंबर 70 में ये आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी। तो दीन आपको इज्जत देता है, नो डाउट, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, कि ये आदमी है या औरत है, आपका मजहब आपको, और रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि वो मुसलमान है या नहीं है, वो किस कल्चर से, किस बैकग्राउंड से, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, दीन आपको इज्जत का, अल्लाह ताला आपको इज्जत का हुक्म देते हैं कि, और वो कुरान में भी वो चीज़ है। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट पॉइंट कि औरत के लिए अगेन, आप अगर हम अपने इसको रिलीजन से कनेक्ट करें, सूरह निसा जो है वो ख़वातीन के हकूक़ पे भरी हुई है। हम आज ये चीज़ें देखते हैं, हम आज सोशल एक्टिविस्ट देखते हैं, हम आज देखते हैं कि फीमेल्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपके नबी ने तो 1400 साल पहले आवाज़ उठाई थी आपके लिए। उस वक्त जब औरत के साथ जुल्म हो रहा था, उस वक्त वो खड़े हुए थे, उस वक्त आपके दीन ने ये बात की थी कि विरासत में भी मुकम्मल, आज भी ऐसे बहुत से ख़ानदान, ऐसे बहुत सी ज़ात पात हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में, मुसलमानों में ऐसे मौजूद हैं जो बेटियों को हिस्सा नहीं देते, जायदाद में हिस्सा नहीं देते। हम बात करते, ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद बड़ी इन्होंने अहम पॉइंट की तरफ जो हमारी जो है वो तवज्जो दिलाई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जो आज भी बेटियों को उनके राइट्स जो हैं वो नहीं देते। तो इस पर आगे चल के इन डिटेल बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, इंसान के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो क्या हैं, और हमारे मुआशरे की बात करें तो क्या उनको वो जिनके बुनियादी हकूक़ हैं, राइट्स हैं, वो उनको मिल रहे हैं, या आज भी हमें इस पे मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ मुस्लिम, अगर हम बात करें तो हमें हमारे जो बुनियादी राइट्स हैं, हकूक़, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं थी अगर हमने इस्लामी तालीमात को मुकम्मल तौर पे पढ़ा होता और उसको अडॉप्ट किया होता, तो आज हम इस पे बात नहीं कर रहे होते। अगर हम अपने मफाद की बात करते हैं, अपनी ज़ातियात तक अपनी चीज़ों की बात करते हैं, अपनी खुशी की बात करते हैं, तो हम तमाम तर वो काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तमाम तर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट ओवरऑल जो इस्लाम हमें कहता है, जो इस्लामी तालीमात हमें कहती हैं, उसको कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं। दैट्स द रीज़न के इस वक्त माशरे में बहुत सारी तल्खियाँ हमें देखने को मिल रही। तो इसी पे बात करें, आतिफा हमारे साथ है। आतिफा, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी अभी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे लोग, इवन पढ़े लिखे, बिल्कुल हम बात करते हैं, हम देहातों की नहीं, हम पढ़े लिखे तबके की बात कर ले, वहाँ पे भी हम मर्दों की बात करें या इवन ख़वातीन जो हैं, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो ज़्यादा उनका हक तल्फ हो रहा है। जी, मैं भी जैसा अभी मैं आपसे वही बात कर रही थी कि बहुत सी इस तरह की अभी भी अगर हम देखें कि ख़ानदान, बहुत सी ऐसी कास्ट्स इस तरह की हैं जिनका, और बहुत से इस तरह के अगर आप कल्चरल उसको कहें, देखें तो इस तरह की जगह हैं और इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे वो बेटी को जहेज दे देंगे और कहेंगे कि बस कर दिया, अब आपका उसमें कोई नहीं। वेरेज आपको सूरह निसा में पूरा कुरान ही, लेकिन कुछ आयात तो खास तौर पे ख़वातीन के लिए उतरी हुई हैं, उसमें आपको इनहेरिटेंस में, फैमिली इनहेरिटेंस में भी आपको पूरा हक है, इस चीज़ का राइट मिला हुआ है कि औरत को भी आपने पूरा जायदाद में हिस्सा देना है। फिर अगर हम बराबरी की बात करते हैं तो दीन में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि दीन तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। ये नहीं कहते कि तालीम हासिल करना हर मर्द पे फ़र्ज़ है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप जब नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, जब आप अपनी रियलिटी, अपनी रूट से, अपने असल
पीपल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत से इश्यूज बहुत सारे इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, अब हम जरा रियासत की बात कर लेते हैं। कहते हैं रियासत माँ की तरह होती है और माँ की जो जिम्मेदारी है वो हम सब जानते हैं कि माँ अपने बच्चों को किस तरह खिलाती पिलाती, उनका ख्याल रखती है, अच्छी जिंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करती है। तो अब जरा बताइएगा कि इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़, एक जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो क्या रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है? देखिए, रियासत को भी अपनी जिम्मेदारी ज़ाहिर है अदा करनी चाहिए और इंडिविजुअली इदारोों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। रियासत एज सच अगर आप देखें तो रियासत क्या है, आप एक पीस ऑफ लैंड से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी या वो आपको इक्वालिटी देगी या वो आपको एक अच्छा एक एनवायरनमेंट फराहम करेगी। उसी रियासत जो फॉर्म अप होती है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से होती है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनते हैं, हुकूमत के बनते हैं, अदरवाइज बनते हैं डिफरेंट कंपनीज के। तो अगर सब ये चीज़, और बहुत इसके ऊपर तो बहुत मूवमेंट भी चल रही है, बड़ी अवेयरनेस भी आ गई है, बहुत काम इस पर गवर्नमेंट भी कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है इसके ऊपर। लेकिन मैं समझती हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर हर इंसान ये समझना शुरू कर दे, दूसरे को एक इनफरादी एक हैसियत देनी शुरू कर दे, दूसरे को एज एन इंडिविजुअल समझना शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इदारे जिनमें हम काम करते हैं, जिसमें आप काम करती हैं, जिसमें मैं काम करती हूँ, जिसमें सारी दुनिया काम करती है, लोग अपने जो डिफरेंट जगहों पे औरतें निकलती हैं जॉब के लिए, आप उस जगह को अगर सिक्योर बनाते हैं, सेफ बनाते हैं, उसमें आप जो है एक इक्वालिटी, सेंस ऑफ इक्वालिटी उसमें डेवलप करते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक एक करके, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को अगर समझेगा तो क्यों एक खूबसूरत माशरा तकमील नहीं करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करें जो हमारे एक आम शहरी, एक आम फर्द है, ओवरऑल अगर हम सब की बात करें तो क्या हर इंसान अपने बुनियादी हकूक़ से आगाही रखता है कि मेरे ये राइट्स हैं? नहीं जी, बड़ा ये तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। हमारी ख़वातीन को इस चीज़ का नहीं इदराक। हमारे रूरल एरियाज़ में और हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है फीमेल्स की, और देखिए कि आपके पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं वो दे कैरी हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ योर पॉपुलेशन ना, 50-50 है ऑलमोस्ट। इस साल के सर्वे में थोड़ा सा वो कम आया है, अदरवाइज 51-52% जो है वो आपकी फीमेल्स हैं। लेकिन और आपका जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो मोस्टली रूरल एरियाज में है, अर्बन में नहीं है, सिटी में कम है और दही इलाकों में आपकी आबादी ज्यादा है। तो वहां पे जो खवातीन है दे हैव नो अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, उनको नहीं पता। बहुत सी मैंने देखा है कि अच्छी सिविलाइज्ड फैमिलीज में औरतों को अपने राइट्स नहीं पता होते, उनको वो चीज़, और फिर अगेन मैं विश में इस चीज़ को कनेक्ट करूंगी आपके दीन के साथ, हमारे मजहब के साथ जब डिस्कनेक्ट है ना, उस कुरान को अगर आपने बंद करके बस एक किताब की तरह और उसको चूम के आंखों से लगा के और रख दिया है और आपने उसको पढ़ा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं कि आपका अल्लाह आपको कितना पावरफुल बना रहा है, कितनी ताकत आपको दे रहा है, आपका नबी आपको कितनी ताकत दे रहा है। तो जब आप इन चीज़ों से डिस्कनेक्टेड हैं, दूर हैं, फिर आप बातें करते हैं एनजीओज की, हम राइट लेफ्ट देखते हैं, फिर उसमें मर्द कहते हैं नहीं नहीं ये एनजीओज इस तरह हैं, या ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो औरतों को खराब कर रही हैं। बिल्कुल खराब करने की बात नहीं, जितना पैम्पर इस्लाम ने किया है ना औरत को, किसी रिलीजन ने नहीं किया, किसी रिलीजन ने नहीं किया कि एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला भी है ना हमारी सोसाइटी का आतिफा साहबा, कि अगर एक खातून जो है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है, जो है वो डिमांड करती है कि ये इस्लाम ने मुझे राइट्स दिए हैं तो ये मुझे चाहिए, तो उसको कहा जाता है कि तुम बदतमीज़ हो, बगावत कर रही हो, इमोशनली उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है, कता ताल्लुकी का ऐलान कर दिया जाता है। ये भी तो एक इशू हमारे माशरे में बिल्कुल ये इशू आता है महविश। लेकिन अगेन देखें, देयर इज़ अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन आस्किंग फॉर योर राइट्स एंड नोइंग योर ड्यूटीज़। एक बहुत फाइन बैलेंस है, ठीक है। आप मजहब को चंक्स में नहीं उठा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये कुरान में, ये आइसोलेशन में आप किसी चीज को नहीं देख सकते कि ये वाला एक चंक है, इसको मैं उठा लूं और मैं इसको अपने पे अप्लाई करूं एंड आई शुड आस्क द अदर पर्सन टू फुलफिल माय राइट्स, ठीक है। इस्लाम एक बहुत कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है। अगर वो आपको आपके राइट्स दे रहा है तो आपको आपकी सिमिलरली ड्यूटीज भी बता रहा है। वो आपको ये भी बता रहा है कि एज अ मदर आपकी क्या ड्यूटीज हैं, एज अ वाइफ आपकी क्या है, एज अ डॉटर क्या है, और माशरे की एक एक्टिव रुकन के तौर पे आपकी क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। इस्लाम आपको एम्पावर भी करता है। हजरत खदीजा बिजनेस करती थी, ठीक है। इसी तरह आपको इस्लाम जो है वो प्रोटेक्शन भी देता है, जैसे हजरत आयशा, हजरत फातिमा, एक बड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट जैसे पहले भी मैंने कहा। लेकिन अगर आप उसको मिसयूज करें, अगर आप उसके चंक्स उठा के करें और आप साथ ये कहें कि जी
ड्यूटीज तो मैंने नहीं करनी, उसी के साथ आपको दीन ये भी बता रहा है कि आपके फराइज क्या हैं, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है, हाँ जहाँ पे ये है कि औरत अपने फराइज पूरे कर रही है लेकिन मर्द उस चीज को नहीं समझ रहा, वो ऑब्वियसली एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है, वो एक बड़ा गलत वो चीज है कि फिर माशरे में हमें बिगाड़ का सामना करना पड़ रहा होता है। बिल्कुल, फिर एक जो बैलेंस बिल्कुल, क्योंकि पीस मील्स में आप चीजों को नहीं उठा सकते ना, चंक्स में नहीं, आप उसको उसकी टोटलिटी में देखें, एज अ होल आप देखें कि आपका फर्ज क्या है और आपके हकूक क्या हैं, आपके फराइज क्या हैं। अच्छा, अगर हम बात करें माशरे में जो अदम मसावात हमें देखने को मिलती है, इसके इंसानी हकूक पर क्या असरात मुरतब होते हैं? ऑब्वियसली बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। आप देखें कि जितने जराइम इस वक्त माशरे में जन्म ले रहे हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, वो उसकी यही रीज़न है कि इक्वालिटी नहीं है। अच्छा, इक्वालिटी जो है, आप इक्वालिटी को सिर्फ लिंक नहीं कर सकते इस चीज़ से कि मर्द और औरत बराबर है, नहीं। इक्वालिटी कम्स इन एवरी वे। दो लोगों ने डिग्री ली है, मास्टर्स किया है, ठीक है, उसमें एक जो है उसने एक अच्छे उसमें फ्लाइंग कलर्स में कर लिया, उसने बहुत डिस्टिंग्विश उसमें कर लिया, डिस्टिंक्शन ले ली। जो दूसरा है उसने बहुत बस बाय द वे ही पास कर लिया और उसने उस लेवल तक नहीं किया। यहाँ पे मसावात क्या है या इक्वालिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी दोनों को मिल रही है, लेकिन अगर एक को आप पर्सनल रेफरेंस की वजह से उसको जिसने परफॉर्म नहीं किया आप उसको आगे ले आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर इंडस्ट्री दीज डेज। क्या जो रेफरेंस पे है उसको आप आगे ले आते हैं, जो जिसका कोई लिंक है कहीं पे आप उसको आगे ले आते हैं, तो आप बिल्कुल, तो आप फिर देखें कि इस इनइक्वालिटी की वजह से आपकी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, बहुत ज़्यादा क्राइम्स जो हैं वो सरफेस पे आते हैं, एक साइकोलॉजिकल बहुत डिसबैलेंस नज़र हमें आता है, लोगों के रवैयों में एग्रेशन नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता और इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह के तमाम वीडियोज़ से जहाँ पे आम पेडेस्ट्रियन को, एक आम सिटीज़न को कोई भी इदारे का फर्द बुरी तरह ट्रीट कर रहा हो। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट एक रेडी वाले की भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान, एक बच्चे 3 साल के बच्चे की भी है, गरीब, छोटा बड़ा, बिल्कुल गोरा काला, सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर एक बच्चे की है ना। जैसा मैं कहती हूँ कि 2-3 साल का बच्चा है, सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसकी भी है, बिल्कुल ऐसे। तो आप कैसे एक इंडिविजुअल को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, मुझे बताया, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात की, क्या हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो उसमें HR का बहुत अहम रोल होता है, तो क्या अपने वो जिम्मेदारी को, वो इक्वालिटी को समझ रहा है, या फिर एक मेरिट के बुनियाद पे जो उसको करना चाहिए, जो उसके जिम्मे काम है, वो उसको बर वक्त या प्रॉपर अदा कर पा रहा है? देखिए, मैं विश HR का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इदारे के अंदर। HR आप समझ लें, मैं आई वुड गिव एन एग्जांपल ऑफ HR लाइक अ मदर, क्योंकि जिस तरह माँ ने जैसे घर में एक बड़ा बैलेंस्ड माहौल रखना होता है, इक्वालिटी रखनी होती है, प्रोटेक्शन रखनी होती है, सेफ एनवायरनमेंट देना होता है, अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ देनी होती है, इसी तरह HR ने करना होता है। HR इज नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग इट ब्लाइंडली ऑन द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसीज आर मेंट फॉर द पीपल, आप उनको चेंज कर लें, आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ले आए। तो आपने HR का बुनियादी काम, क्योंकि सिंस आई एम आल्सो फ्रॉम दिस फील्ड, मैं खुद HR को हेड कर रही हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो HR एक लिसनिंग एंड पे होता है, कोई भी आके अपनी ग्रीवियंस बता दे HR को, HR शुड बी वेरी डिस्क्रीट, HR ने उसका पर्दा रखना होता है। फिर एक ऐसा माहौल, एक वो जो मैंने सेफ एनवायरनमेंट की बात की, कि उसमें कोई भी XYZ आ जाए, he should be 100% confident कि if I am uttering something or if I am venting my problems in front of HR, HR is not going to paste it everywhere or post it everywhere or make it public। तो आपने सेफ एनवायरनमेंट देना है, आपने अपॉर्चुनिटीज टू ग्रोथ देनी है, आपने मेरिट पे चीज़ें देखनी है, आपने देखना है कि आपका कौन सा एम्प्लॉय है जिसमें आगे बढ़ने के वो हैं सलाहियतें हैं। फिर आपने वहाँ पे इन चीज़ों को देखना है कि कोई मर्द और औरत, उनको क्या इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, औरत वहाँ पे अनसेफ फील तो नहीं कर रही। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच HR मस्ट डू। और फिर अगेन इदारे इंसानों से होते हैं,
इदारा एक इंसान के बगैर बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है। तो आपने इस चीज को देखना है कि इदारा चलेगा ही तब जब आप इंसानों के लिए एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जहाँ पे जिस इदारे में जो कि HR की जिस तरह आपने डेफिनेशन की या उसकी आपने जिम्मेदारी बताई कि एक HR की क्या जिम्मेदारी होती है, अगर वो उसको प्रॉपर अदा नहीं कर पा रहा, या आपने कहा कि अगर कोई उसके पास कोई इशू लेकर आता है, कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, तो उन्होंने उस ये एक राज है, तो राज को राज रखना है और प्रॉब्लम का हल या सोल्यूशन निकालना है। बट अगर हम देखें कि मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि वहाँ HR अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा होता प्रॉपर, उसकी अगर जाके आप एक से डिस्कस करते हैं HR के किसी भी फर्ज से कि मुझे ये प्रॉब्लम है, खा वो मर्द है औरत है, तो अगले दिन हम देखते हैं कि 4 कोलीग को वो बात पता चलती है। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी समझने की बात है ना। अभी जैसे हम पीछे महविश बात कर रहे थे और हम इसको रिलेट कर रहे थे, आप कह रही थी कि बहुत सी खवातीन के साथ जुल्म होता है और वो आवाज़ अपने हक के लिए दीन की उसमें ही उठाएं, अगर या कुरान को कोट करते हुए उठाएं तो उनको बहुत बदतमीज़ और ये वो कहा जाता है। अगेन मैं इस बात को आपके इस क्वेश्चन से इस तरह रिलेट करूंगी कि आपने अपनी जिम्मेदारी को समझना है, ठीक है। HR सिर्फ वो नहीं है कि HR थानेदारी करे, HR का काम सिर्फ ये नहीं है कि HR जो है वो सिंस वो HR है तो वो मतलब कुछ भी कर सकता है। अपनी जिम्मेदारी को हर फर्द जब एक इंडिविजुअल के तौर पे समझता है, चाहे वो इदारा है, चाहे वो एक इनफरादी एक अलग से एक इंडिविजुअल है, जब हर कोई अपने रोल को समझता है, जब HR भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो जाहिर है ये चीज उसमें सबसे पहले आती है कि डिपार्टमेंट क्रिएट ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इट इज क्रिएटेड फॉर ऑल द ह्यूमंस व्हिच हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उसका प्राइम काम ही ये है कि वो सुन के चीज को रिजॉल्व करे विदाउट लेटिंग एनीवन नो कि ये बात क्यों हुई, किसने की, किस उसमें एंगल में की बात की, उस बात उस इशू को एड्रेस करे, कोशिश ना करे, फेवरेटिज्म ना करे, बिल्कुल और इशू को एड्रेस करे, अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को साइड पे रखते हुए और अपनी पर्सनल ट्रेट्स को, चीजों को इफेक्ट ना होने दे इदारे के ऊपर। फर्स्ट उसकी जिम्मेदारी है, वो जिस पोजीशन या पोस्ट पे है पहले उन्होंने उसको समझना है। ये रिश्तेदारियां, दोस्तियां ये बाद में हो गए। वैसे मजीद इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त सोशल मीडिया या मीडिया का बड़ा दौर है, तो लोग इसको बड़ा देखते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जो इस पे सुनते हैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा हम इस पे भी बात करते हैं कि राइट नो अगर हम इंसान के बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं तो उस पर हमारा सोशल मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग या कितना इस पर काम कर रहा है या लोगों पे कितना इफेक्ट हो रहा है इसका, इस पर भी बात करते हैं। बट आफ्टर द ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, इंसान के जो बुनियादी हकूक़ हैं उस पर बात की जा रही है। क्या वो अपने जो उसके बुनियादी हकूक़ उसके बारे में उसको आगाही है, और अगर हम मुआशरे की बात करें तो मुआशरा इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से लेकर चल रहा है, इस पर बात करें। आफिया साहिबा हमारे साथ है। आफिया, मुझे बताइएगा कि एथिक्स की बात करते हैं, मैनर्स की बात करते हैं, तालीम और तरबियत की बात करते हैं, ये चीज़ें हमें बताते हैं कि आपने किस तरह से हुस्न सलूक का मुजाहरा करना है, किस तरह से अपने अच्छे अखलाक का जो है वो मुजाहरा करना है, ज़िंदगी आपने किस तरह की गुजारनी है, आपका रवैया किस तरह से होना चाहिए, आप में सब्र, शुक्र, बर्दाश्त, ये तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। ये मुशर्ती जो रवैयों को इस वक्त हम देख रहे हैं जदीद दौर के अंदर, राइट नो मुआशरे के अंदर जब हम देख रहे हैं तो बहुत तल्ख देखने को मिल रहे हैं। इवन एक फैमिली इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी वो मैनर्स, वो अखलाकियात, वो चीज़ें हमें वैसी नज़र नहीं आती जैसी होनी चाहिए। एक यानी कि तालीम और तरबियत का जो मकसद है वो हमें डॉलर कमाना तो नज़र आ रहा है, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक अच्छी तरबियत उसमें हमें बहुत ही कम या ना होने के बराबर नज़र आ रही है। तो ये जो रवैये हैं ये इंसान की यानी कि इंसानी हकूक़ की जो पासदारी है उसमें किस तरह से अपने असरात मुरतब करते हैं? अच्छा देखिए महविश, बात ये है कि इंसान को ना अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होती हैं। इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज। आज हमने अनफॉर्चुनेटली प्रायोरिटी बना ली है पैसा कमाना, पैसा, yes. और स्टेटस। उसमें क्या सही है क्या गलत है, उससे दूसरा जो जिसके पास वो नहीं है उसके ऊपर क्या एक मेंटल इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है, उसकी नफ्सियात पे क्या असर आ रहा है, उसकी जिंदगी पे क्या असर आ रहा है। वी हैव बिकम सो रूथलेस एंड सो डेड एज ह्यूमन बीइंग्स कि हम ये नहीं देखते कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका असर दूसरे पे क्या है। अगेन मैं आपकी बात को लिंक करूंगी आपके कुरान के साथ, हमारे दीन के साथ, जिसमें इखलाक की बड़ी अहमियत है। अगर आप अपना रोल मॉडल किसी हीरो को और किसी फिल्म की किसी सेलिब्रिटी को बनाने की बजाय अपने टिकटॉकर को और इन्फ्लुएंसर को बनाने की बजाय अगर आप अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अपना एक आइडियल बना लें, एक रोल मॉडल बना लें, जिनको गोरे
बहुत हाई ग्रेड करते हैं, जिनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, जिनको दुनिया का टॉप लीडर डिक्लेयर किया गया है, और मुसलमानों की तरफ से नहीं, नॉन मुस्लिम्स की तरफ से। इसमें बुक्स हैं बहुत फेमस। देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली जो चीजें हमारे लिए थी, इस्लाम ने हमें दी थी, बिल्कुल वो वेस्ट ने कॉपी कर ली है, और जो उनकी पैथेटिक चीजें थी वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा ये डिलेमा है, ट्रेजेडी है ना ये, कि आपके पास जो इतना बड़ा एसेट, आपका एसेट, आपकी ब्लेसिंग, आपका वो किताब है, वो होली बुक है जो अल्लाह ने आपको एक मैनुअल दे दिया कि भाई जिंदगी ऐसे गुजारो, कोई चीज देखनी है, उसके अंदर तमाम वो एक डायरेक्शंस मौजूद है, फिर उसको फर्दर इलाबोरेट करने, हर मसले का हल फर्दर उसको इलाबोरेट करने के लिए आपके नबी की हदीस मौजूद है। उधर से देख के आप उस चीज को, कोई कंफ्यूजन है आप निकाल लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज को हमने देखा ही नहीं, हमने उसकी तरफ कंसल्ट ही नहीं किया। हम पढ़े लिखे जाहिल बन चुके हैं। हम बात करते हैं इंसानी हकूक की, अभी जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, हम बात करते हैं रियासत की, हम बात करते हैं माशरे की। माशरा क्या है महविश? माशरा इंसानों से बनता है ना, ऐसे हम सब माशरे को बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, शेप अप कर रहे हैं। जैसे मैंने बात की कि इदारा क्या है, इदारा कुछ अकेला तो एक बिल्डिंग है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंसानों से है, माशरा जो है वो इंसानों से है। क्या एक फर्दे वाहिद के तौर पे मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? तनकीद करना बहुत आसान है। पहले हम आना होगा इनफरादी सतह पे, इनफरादी सतह पे, बिल्कुल। पहले आप अपने आप को तो ठीक करें, हम अपने आप को तो ठीक, हम खुद को नहीं ठीक करते, हम माशरा ठीक करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हम एज एन इंडिविजुअल क्या उन चीज़ों की, लोगों के राइट्स की वो कर रहे हैं, एक पासदारी रख रहे हैं? क्या उस चीज़ को हम देख रहे हैं कि वो किस तरह होनी चाहिए? हमारे घर में जो मुलाजिम होते हैं, हम क्या उनके साथ वो सलूक कर रहे हैं जैसा सलूक हम खुद अपने लिए या अपनी औलाद के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए चाहते हैं? आपके घर में मुलाजमा, और ये मोस्टली देखने में आया है कि कितने, आप जैसे सोशल मीडिया भी आपने अपनी बात में जिक्र किया कि सोशल मीडिया का दौर है, कैसे कितने हमने इस तरह के इंसिडेंट सोशल मीडिया पे देखे हैं जहाँ पे उसको इंतहाई इनह्यूमन तरीके से मारा गया है, बच्चियों को मारा गया है। हम कहीं मार्केट जाए, मॉल जाए, वहाँ पे देखते हैं खुद पूरी फैमिली एक जगह इकट्ठी होकर बैठ के खाना खा रहे होंगे, और जो साथ मुलाजमा होगी उसको अपना बच्चा थमा दिया होगा और साइड पे उसको बिठाया होगा। मैंने महविश अपने एक पिछला इंटरव्यू था एक और चैनल पे मेरा, वहाँ पे मैंने ये बात की थी, और मैंने एक इंसिडेंट कोट किया था कि इसी तरह हमने देखा था कि इस्लामाबाद में एक वो जो ये एक नई कोई वो शॉप खुली है, आइसक्रीम शॉप खुली है, उसमें सेम ये चीज़ हमें देखने को मिली थी कि फैमिली जो थी वो इनसाइड द शॉप थी, वो जो एक योगर्ट आइसक्रीम की कोई वो जो है स्टार्ट हुई है, और वो द चाइल्ड वो डोमेस्टिक हेल्प था, एंड ही वाज जस्ट 6 or 7 years old। Oh my God। अब अंदर सारी फैमिली जब खा रही है आइसक्रीम और आपने उस बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया है, तो दैट इज वेरी अनफेयर, और मतलब ये जुल्म है कि आप वो जो क्या उस बच्चे की उम्र है उसका भी दिल चाह रहा है, और ये तो वो पैदाइशी गुलाम और वो वाली सोच आ गई ना। तो हमें अरब के जमाने जाहिलियत में क्या फर्क रह गया, जहाँ पे कनीज लौंडियां गुलाम होते थे, तो आपने यानी उसको एक इंसान की तरह नहीं देखा, आपने कहा कि ये नौकर है, ये तो बाहर रहेगा, मैं अपने बच्चे को लेकर जब बाहर आऊंगी, बच्चा इसको थमा दूंगी, ये बच्चे को देखेगा, अंदर अभी हम जरा खा पी लें। तो इसमें हमारा एक माशरे का एक अहम रुकन होते हुए, एक इंसान होते हुए, एक इंडिविजुअल होते हुए, हमारा ये फर्ज बनता है कि जहां हम ये गलत देखें, एक तो वो गलत हम खुद अपने घर में खुद ना करें, और जहां हम देखें उसको रोकें, वहाँ पे आगे बढ़ें। और यही तरबियत, यही तालीम हर माँ को अपनी औलाद को देनी होगी, हर बहन अपने सिबलिंग्स को दे, हर उस्ताद का बहुत रोल है। उस्ताद जो है वो सिर्फ वो क्रैमिंग ना करवाए, वो बुकिश सारा स्टफ ना उसको पढ़ाए अपनी क्लास को, उसका कोई फायदा नहीं। आजकल तो वही रट्टा सिस्टम है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप अपने सोसाइटी में करें ना। आप एक रोल मॉडल है टीचर हर चीज में अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताए कि इसको आपने रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करना है, दीन की एग्जांपल्स देके, कुरान की एग्जांपल्स देके, दुनिया की एग्जांपल्स देके, उन तमाम इदारों की देके, नंबरों के साथ ना जोड़े, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उस सिलेबस को बिल्कुल। अब वो देखे ना, वो डिग्री सिर्फ गले में लटकाने वाली बन गई हैं कि उनका कोई फायदा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो जीरो। आपकी तालीम अगर माशरे को ठीक नहीं करे तो उस तालीम का क्या फायदा? कोई फायदा तो या तो दुनियावी तालीम उस माशरे को ठीक कर रही हो, या दीनी तालीम कर रही हो। ना आप दीनी तालीम लेते हैं, ना दुनियावी तालीम जो है वो आपको एक माशरे को बिल्ड करने को, रिफॉर्म करने के लिए अगर वो काम नहीं कर रही, अपना रोल प्ले नहीं कर रही, तो वो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। एग्जैक्टली।
महंगाई का हम सब रोना रोते हैं, सुनते हैं, देखते हैं अमीर जो है वो अमीर तर हो गया और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। व्हाइट कॉलर तो बस अपना मुंह छुपाता पड़ा है। एग्जैक्टली, ना वो गरीबों में ना अमीरों में है। तो ये जो गुर्बत है, ये इंसानी हकूक की, यानी कि जो गुर्बत के मामले में या ये महंगाई को देखें तो ये किस तरह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी में या एक जराइम को जन्म देती है ये चीज़? देखिए, फिर अगेन आपका दीन आपको ज़कात का कहता है, ठीक है, बड़ा बैलेंस है उसमें। अमीर अमीर ही ना रहे, गरीब गरीब ही ना रहे, ज़कात दें, सदका दें। ज़कात किस लिए? और ज़कात तो आपके गरीब रिश्तेदारों पे भी लगती है, ऐसे ही। उसमें ये तो नहीं है कि कोई यतीम मस्कीन होगा तो उसको लगेगी। ज़कात तो आप अपनी फैमिली में भी दे सकते हैं, अपने इर्द गिर्द। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। और इसी तरह ज़कात के लिए तो बाकायदा ये कुरान में हुक्म है कि आप अपने जो आपके गरीब रिश्तेदार हैं सबसे पहले आप उनको दें। ये नहीं कि आप अपने किसी गाँव में जाके या आप कहीं और अपने मुलाजमों में जाके, बिल्कुल मुलाजमों का भी उसी तरह हक है, लेकिन अगर आपकी कोई, आपकी खाला, आपकी फुप्पो, आपका चचा, उनके बच्चे, कोई फैमिली, कोई दूर के रिश्तेदार वो गरीब हैं, तो आपने सबसे पहले, आपका फर्ज है कि आप अपनी ज़कात उनके ऊपर निकालें। तो देखें, एक स्ट्रक्चर, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर आपके दीन में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह आपके रियासत में भी वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है कि टैक्स का जो है, लेकिन टैक्स अगर वो सही जगह पे नहीं लग रहा, अगर वो टैक्स उस गरीब के लिए नहीं लग रहा, अगर उसको वो हेल्थ जो है वो फ्री नहीं है या प्रोवाइड नहीं हो रही सही, या उसकी वो क्वालिटी नहीं है। आज स्कूल तो बन चुके हैं, फ्री स्कूल्स भी हैं गवर्नमेंट के, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, उसमें अगर उस्ताद आ ही नहीं रहा, कोर्स स्कूल्स हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक ज़ाहिर है पूरा निज़ाम मौजूद है, सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है। बहुत बेहतरीन निज़ाम आपके दीन ने आपको दिया हुआ है, नो डाउट। लेकिन अगर जितना इस्लाम हमारा कहता है कि इतने % आप पे जो है वो ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है, अगर हर इंसान वो अदा करना शुरू कर दे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मुल्क के अंदर हमें गुर्बत नज़र नहीं आएगी। लेकिन हम अपनी मर्जी से ज़कात देते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं, और उस रेशो से भी नहीं देते अपनी मर्जी के लोगों को। कितने ऐसे टाइकून्स हैं जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली, जो ये बड़ा फ़ख्र से कहते हैं कि नहीं, हम ज़कात तो नहीं निकालते, ज़कात निकालें तो हमारी तो जो इतनी दौलत है उसमें से कितना बड़ा शेयर निकल जाए, तो हम ज़कात, हम पे ही ज़कात लगती है। मजाक में कह के, टू गिव इट अ लाइटर लाइक पार्ट एक बना के, और जोकिंगली कह के, तो अगर उन्होंने ये इस्लामी तालीमात पढ़ी होती कि आप जितना ज़कात देंगे, जितना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, जितना अल्लाह के बंदों पे खर्च करेंगे, आपके माल में दुगना तिगना इजाफा, 10 गुना इवन कहा गया है कि इजाफा होगा, कमी वाकई नहीं होगी। और मैं विश एक और चीज़ हम सबको, इंसानों को समझने की, मुसलमानों को ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने जो हकूकुल इबाद को एक दर्जा ऊपर दिया है हकूक अल्लाह से, उसको प्लीज़ डेप्थ में जाके देखें। अल्लाह कहता है कि मुझे अगर तुम सजदे कर रहे हो, मेरे काबे के तवाफ़ आके हर साल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ख़ानदान में कोई रिश्तेदार जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे एक्वेंटेंसेस में अगर कोई सफ़र कर रहा है, तो मुझे ना वो नमाजें चाहिए, ना वो इबादत चाहिए, ना मुझे वो काबे के तवाफ चाहिए। हम इस बात को आई डोंट नो क्यों नहीं समझते। हम हकूकुल पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हकूकुल इबाद भूल जाते हैं। बिल्कुल, कि पहले तो हकूकुल इबाद आता है ना, अल्लाह तो उस बंदे का दर्जा ऊपर करते हैं जो इंसान की तकलीफ दूर करते हैं, किसी को पेन से निकालते हैं। मुझे बताइएगा कि इस वक्त हमारे मुआशरे में इंसान की इंसाफ की जो फराहमी है उसको आप कैसे देख रही है? बिकॉज इंसानी हकूक के साथ ये भी बहुत गहरी वाबस्तगी रखता है। इंसाफ जाहिर है, देखिए ये तो सभी को पता है कि इंसाफ जो मिलना चाहिए वो इंसाफ हमें ना इंडिविजुअल लेवल पे, अगर हम फैमिली की बात करें, अगर हम इदारों की बात करें, अगर हम रियासत की बात करें, तो फ्लॉज तो हैं, इंसाफ तो जाहिर है वो नहीं उस तरह से मिलता, और बहुत सी चीज़ों में नहीं मिलता। यहाँ गरीब के लिए कुछ और लॉज हैं, अमीर के लिए कुछ और लॉज हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैं विश अगेन मैं ये बात करूँगी कि ये यस, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। ये एक नेशनल लेवल पे ये चीज़ें हैं जो ठीक होने की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगी कि एज एन इंडिविजुअल व्हाट आर वी डूइंग, आर वी फुलफिलिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? देखिए, किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है। When you point a finger towards another person, the 3 fingers are pointing to your own self. तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते, कुछ चीज़ें हैं जिनमें डिसीजंस होने की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या हम सब, अगर हम इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए 10 लोग भी अपनी
आपको देखें, अपनी एवेल्युएशन, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें। बहुत सी जगहों पे नाइंसाफियां हम खुद भी कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द वाबस्ता लोगों के साथ। exactly. तो हम पहले अपने आप को तो ठीक करें ना, उसके बाद फिर ठीक है हम अपनी ज़ात से शुरू करें। तो वो जो कहते हैं ना कि ड्रॉप बाय ड्रॉप इट मेक्स ओशन, तो कतरा कतरा करके एक वो दरिया इंशाल्लाह बन ही जाएगा और वो एक चेंज आ जाएगी, चाहे फिर वो ऊपर से ना आए तो वो नीचे से निकल आ जाएगा, एक चेंज आ जाएगी। सही। नौजवानों के किरदार को कैसे देख रही हैं इंसानी हकूक की पासदारी में? देखिए जी, नौजवानों के ये तो बड़ा एक सोर टॉपिक है और मैं क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट रह चुकी हूँ बाय प्रोफेशन, और ये मेरा एक बड़ा दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि हम जब एक पर्सनालिटी को फॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम यूथ को फॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो तालीम और तरबियत का है। अब तालीम आपको क्या सिखा रही है? आप बच्चा जो है वो मोस्ट जो उसके आवर्स हैं, मोस्टली आवर्स जो दिन के हैं, वो अपना एक मेजर पार्ट स्कूल में गुजार रहा है। स्कूल से वो क्या सीख के आता है, स्कूल में वो क्या पढ़ के आ रहा है, क्या उसका एक कनेक्शन बनता है रियल लाइफ के साथ, क्या वो एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट है? आपकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो पढ़ा रही हैं, क्या वो उन बच्चों के अंदर, उन स्टूडेंट्स के अंदर कोई स्किल डेवलप कर रही हैं? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन के लिए पैगाम भी ऐड कर दें। पैगाम अगेन वही है कि हमें अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत किताब दी हुई है, हमें बहुत एक परफेक्ट मैनुअल दिया हुआ है हमारे कुरान की सूरत में, हमारे नबी की सूरत में। उसको प्लीज़ डिस्कार्ड ना करें, उसको समझें, उसको देखें। इट्स द मोस्ट साइंटिफिक बुक, इट हैज़ ऑल द लॉजिक्स इन इट, इट्स वेरी लॉजिकल, बहुत फुल ऑफ रैशनल्स है वो। उसको देखें, उसको पढ़ें, उसके ऊपर नॉन मुस्लिम्स रिसर्चर्स कर रहे हैं, उससे वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप क्यों अपनी एक खजाना होते हुए एक वो बने हुए? थैंक यू सो मच आतिफ, आपके वक्त का यकीनन नाज़रीन ने ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इंसानी हकूक़ की पासदारी ही एक मजबूत, मुनसिफाना और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। हम पुरअमन मुआशरा चाहते हैं, हम तरक्की और खुशहाली वाला मुआशरा चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी को समझना होगा। जहाँ हम हकूक़ की बात करते हैं, वहीं पे साथ हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं। जब नाज़रीन हर फ़र्द को उसका हक़ मिलना शुरू हो जाएगा, वो अपने फ़राइज़ को साथ समझना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये मुआशरा अमन का गहवारा बनेगा, ये पुरअमन मुआशरा जो होगा तश्कील पाएगा और तरक्की और खुशहाली हमें इसमें डेफिनेटली नज़र आएगी। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक इन डिटेल डिस्कस करते हैं साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे नाज़रीन जिस्मानी नशोनुमा के ऊपर कि इसमें हमारे जो ग़िज़ा है, जो हमारी डाइट है, उसका क्या रोल है। बहुत ही ज़्यादा अहम ये टॉपिक है बिकॉज़ मौसम चेंज हो चुका है और बहुत सारे लोग सुस्त भी हो जाते हैं बिकॉज़ ठंड की वजह से बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता, तो जो बैठे बिठाए हमें मिलता है हम खाने की वो कोशिश कर रहे होते हैं या धड़ा हम खाते हैं। तो नाज़रीन, अगर हम अपने बॉडी की बात करें, जिस्मानी फ़िटनेस की बात करें, तो सेहतमंद जिस्म मतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट से ही बनता है। बैलेंस डाइट क्या है ये भी आज हम जानेंगे। और नाज़रीन, सही खुराक ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा के लिए बेहतर है, बल्कि अगर हम बात करें तो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जो ज़हनी उनकी सेहत है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि बच्चों की जो डाइट है वो राइट नाउ क्या हो चुका है। और अगर हम बड़ों की बात करें तो तवानाई जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो उनकी जो कारकर्दगी है वो मजबूत होती है बिकॉज 9 to 5 उन्होंने ऑफिस जाना है, जॉब करनी है, हैक्टिक रूटीन है, तो उसके लिए जो डाइट है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमने दुनिया के तमाम तर काम करने हैं, लेकिन जब हमें खाने का वक्त, खाने की बात करते हैं या अपने डाइट की बात करते हैं, उस पर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। प्रॉपर हम वक्त पे खाना नहीं खाते या प्रॉपर हमारी बैलेंस डाइट नहीं होती। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो हमारी जिस्मानी नशोनुमा में अहम रोल प्ले करती हैं या किस तरह से बैलेंस डाइट जो है वो इंसान की सेहत के लिए बेहतर या मुफीद हो सकती है और एक लंबे अरसे तक हमें सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो दे सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर मिसबा खालिद साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिसबा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएंगे? आई एम गुड, थैंक यू सो मच मिसबा आपके वक्त का। मिसबा बताइएगा कि जिस्मानी नशोनुमा में जब हम ग़िज़ा की बात करते हैं तो किस तरह वो अपने असरात ज़ाहिर करती है?
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और ये है कि डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपको हेल्दी रखने में, फिट रखने में, और आपकी पूरी दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको पूरा करने में। बट मोस्टली लोग ये करते हैं कि डाइट को बहुत साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे उनका सारा फोकस होता है। सो मेरे पास भी मोस्टली पेशेंट्स हैं जिनको हम प्लान्स वगैरह सब कुछ गाइडेंस दे देते हैं, बट स्टिल वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो ये चीज़ करने का टाइम नहीं है, इसके अलावा हमें बता दें। अच्छा। मतलब अब आके ये टाइम आ गया कि वो सप्लीमेंट्स पे फोकस कर लेते हैं, मेडिसिन पे फोकस कर लेते हैं, बट जो डाइट है, जो मेन कोर है जिसको आपने ठीक करना है और जिससे आपकी बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी, उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और डाइट करना भी इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि एक टैबू सा बना दिया है कि इसको करेंगे तो पता नहीं क्या हमें चीजें छोड़ देनी पड़ेंगी। एक वो लोगों में डर आ गया है। हम जैसे अभी मैंने इंट्रो में भी बात की कि हमें दुनिया के सारे काम करने के लिए हमारे पास वक्त होता है, लेकिन टाइम पे खाना खाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। टाइम नहीं, ऐसा क्यों है? खाने के लिए वो प्रायोरिटी नहीं देते ना कि आपने खाना भी है टाइम पे तो ही आप काम भी कर पैसा कमा रहे हैं, वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, पेट भरने के लिए कर रहे हैं ना, बस वो इन्वेस्ट नहीं करते डाइट पे। आप इनकम जनरेट कर रहे हो बट उसको अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। सो वो जो इन्वेस्टमेंट है आपकी डाइट को चाहिए, जो आपकी हेल्थ को चाहिए, वो जब लैक करती है तो ऑब्वियसली फिर आप जब इन लेट 30s में भी जाते हो, सो आप वहीं पे जो है वो डिटीरियोरेट आपकी हेल्थ करने लग जाती है। सो उससे आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब होती है। और क्योंकि आपकी डेली बेसिस पे डाइट अच्छी नहीं होती, तो उससे ये होता है कि डेली बेसिस पे फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपकी डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है ये बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। ओके, अच्छा हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो हमारी बॉडी की नशोनुमा में जो प्रोटीन है उसका क्या रोल है? प्रोटीन एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि उससे आपको एक तो एनर्जी मिलती है, आपकी मसल स्ट्रेंथन होते हैं, मसल ग्रोथ होती है। सो मसल्स के लिए ओवरऑल स्ट्रेंथ गेन करने के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और लोग समझते हैं कि मतलब ज़्यादा चिकन खा लेंगे, प्रोटीन ज़्यादा ले लेंगे तो उससे हमारे किडनीज इफेक्ट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको डेली बेसिस पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बहुत निगलेक्ट कर रहे होते हैं। कहते हैं कि एक से ज़्यादा अंडा खा लेंगे तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा, हमें ये मसला हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। इवन बीपी के पेशेंट्स भी ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, बट वो है कि आपकी करेक्ट प्रोपोर्शन क्या है। सो आपने अपनी हेल्थ को देखना है, ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना डाइट प्रिपेयर करना है। प्रोटीन जो है वो सिर्फ हमें अंडे से मिलती है? अंडे से भी मिलती है। बेसिक जो आपका अच्छा और लीन प्रोटीन का सोर्स है वो एक आपका चिकन हो गया। चिकन कौन सा? ये जो हमें मिलता है मार्केट से, फार्मी चिकन? ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल ही बेसलेस है। इसकी कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है। आप अगर बेशक देसी और फार्मी दोनों मुर्गियों को लेके जाएं, फूड टेस्ट कराएं, उसका आप जब फूड टेस्ट कराएंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपको प्रोटीन सेम मिलेगा। आपको बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेम मिलेंगे। अच्छा, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बस ये भी मार्केटिंग करने के लिए कह लो, क्योंकि एग्स भी आजकल अंडा एक ही है, क्वालिटी सेम है, बस उन्होंने ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए लिख दिया जी ओमेगा 3 रिच है ये। इसमें ये चीज रिच है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स या रिसर्च वगैरह वो इस चीज़ पे कह रही है कि जब हम ये जो मार्केट के आई हुई है चिकन मुर्गी, इसको जब हम खा रहे हैं तो दैट्स द रीज़न कि हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज इसको इंजेक्शन दिया जाता है कम वक्त में इसको बड़ा करने के लिए। तो अच्छा, इस पे अगर मैं बात करूँ तो ये कि हम वो स्टेरॉइड तो देंगे, बट वो स्टेरॉइड उसका जा कहाँ रहा है? ठीक है, वो हम उसको मसल में लगा रहे हैं, मसल से वो एक्सक्रीट हो रहा है, वो लिवर में जा रहा है और वहाँ से ख़त्म हो रहा है। वो आपकी ओवरऑल प्रोटीन की उस चिकन क्वांटिटी में सब प्रोटीन में तो नहीं जा रहा, आपको प्रोटीन तो वो उतना ही देगा। और वो जो स्टेरॉइड वाला भी कॉन्सेप्ट है वो भी इतना ज़्यादा उसमें देखा जाए तो नहीं है उसमें कोई भी इस तरह से कि वो आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर देगा और आपके हार्मोन सिर्फ मुर्गी खाने से ही ख़राब होंगे। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपका स्लीप पैटर्न बुरा है, आपकी डिहाइड्रेशन है, आपकी वाटर इनटेक अच्छी नहीं है और ओवरऑल आप बिल्कुल भी मतलब प्रॉपर एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं स्पेंड करे, तो उससे भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। और जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओएस वगैरह और इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो वो सारे आपकी ओवरऑल हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके साथ आपकी डाइट भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, साथ आपका कोई वर्कआउट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपकी ऑब्वियसली आपकी हार्मोनल हेल्थ जो है वो खराब होगी। अच्छा, प्रोटीन हमारी बॉडी को प्रोटीन की एक जो मखसूस मिकदार की जरूरत होती है ना, यानी आप उसको कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको एक्सीड करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी की अब जो एक मिकदार है, लिमिट है प्रोटीन की, वो मुकम्मल है, कंप्लीट है? एक तो आपको उसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा डाइटिशियन से फर्स्ट,
सेकेंडली ये है कि जो देखा जाए कि जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है प्रॉपर, सो उसमें 0.8 to 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट पे आता है, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है आपका कितना ग्राम कितना केजीज है आपका वेट। अच्छा, हमारे वेट पे, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़ इस पे बात करते हैं। हमारे वेट पे डिपेंड कर रहा होता है, हमारे एज पे डिपेंड कर रहा होता है, तो मजीद कुछ चीज़ें हैं डाइट के हवाले से, वो हम जानेंगे, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करें, हमारे जो जिस्मानी नशोनुमा है उसमें हमारे ग़िज़ा का क्या रोल है, इस पे बात की जा रही है, और किस तरह से एक बैलेंस डाइट जो है वो बड़ी ज़रूरी हो चुकी है राइट नाउ। बट हम दुनिया के तमाम तर काम करने के लिए तैयार हैं, वक्त है हमारे पास, बट अपने लिए वक्त नहीं निकालते, प्रॉपर वक्त पे खाना खाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, और कब कहाँ क्या खाना है, एक बैलेंस डाइट हमने रखनी है, उस पर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। जब जहाँ जो कुछ मिला हम उसको खाना शुरू कर देते हैं। हमारी सेहत के लिए वो कितना मुफीद है या नहीं है, इस पर हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, और फिर बाद में हमें बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जो कि इस वक्त है। आपने देखा होगा बहुत कम उम्र में हमें हार्ट के इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, वो चीज़ें जो आफ्टर 40 या 50 हमें सुनने को मिलती थी, बट राइट नाउ हमारे यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में, नौजवानों के अंदर ये इश्यूज़ आ चुके हैं। इसके रीज़न हमारी डाइट। तो इसी पे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा हमारे साथ। डॉक्टर साहिबा, हम प्रोटीन पे बात कर रहे थे, आप कुछ हमारा वेट और एज डिफरेंस बता रहे थे, ये बात मुकम्मल कर लें। अच्छा, प्रोटीन का ये है कि जो डेली रिक्वायरमेंट है वो आपकी डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है, आपकी ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। सो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं जिसमें आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाती है। सो वो प्रॉपर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाएगी, और देन आपको फिर जो है उसके अकॉर्डिंगली आपने दिन में देखना है कि आपने ब्रेकफास्ट में कितना ग्राम प्रोटीन लेना है, लंच में कितने ग्राम लेना है, डिनर में कितना है, और स्नैक अगर आप ले रहे हैं तो स्नैक में आपका कितने ग्राम प्रोटीन है। तो पूरा जो आपका डे है, पूरे जो आपके डे की लाइफ में आप जितनी भी डाइट ले रहे हो, सो उस सब में कितने ग्राम आपका ओवरऑल प्रोटीन जा रहा है। सो वो डिपेंड करता है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी कर भी रहा है या नहीं। अगर तो वो पूरी नहीं हो रही आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली मेजर जो है पॉपुलेशन है उसमें आपकी देखी जाए तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है। आपकी वो रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं कर रहे होते डाइट से, ना आप इतना चिकन ले रहे हो क्योंकि आपको यही होता है कि उसमें स्टेरॉइड्स हैं, या देसी चिकन लेनी है वो नहीं लेनी है। उसके अलावा आप फिर अगर मटन भी लो तो वो भी कुछ लोग नहीं ले रहे होते हैं कि हमें इससे ये फलाना मर्ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा। और उसके अलावा फिर एग्स आ जाते हैं, और एग्स का लोग यही कहते हैं कि हमें इससे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, इससे हमारा बीपी हाई हो जाता है। मतलब अजीब किस्म के हमने खुद से मिथें क्रिएट कर रखे हैं। वो मिथ्स इतनी आजकल टॉप अप हुई हुई है ना कि खाए तो फिर क्या खाए, हवा वो भी आजकल साफ नहीं है। ये है, लेकिन असल में ऐसा होता कुछ नहीं है। आपको जितना प्रोटीन चाहिए वो एग्स और चिकन जो है वो आपका दे रहे होते हैं। बस ये है कि आपने क्वांटिटी लेनी है, वो आपकी क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन की अपनी इस मिकदार को या कमी को पूरा करने के लिए रोजाना कितने अंडे खाने चाहिए सुबह? आप ब्रेकफास्ट में 1 to 2 एग्स ले सकते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल पर्सन की मैं कह रही हूँ। आप चाहे वो बॉयल ले लें, चाहे वो आप ऑमलेट ले लें, चाहे उनको फ्राइड कर लें, किसी भी फॉर्म में आप मिर्च मसाले नहीं डालने, उससे जरा अवॉइड ही करें तो अच्छा है। ये है कि आपने बस ये है कि आपने वो खाना लेना है। अब वो किस फॉर्म में ले रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता। अब ये है कि उसमें ऑयल की क्वांटिटी तो डॉक्टर साहब नहीं ले सकते हैं। उसमें ढेर सारा तेल ऑयल डाल दें, उसमें ढेर सारे मसाले डाल दें, उसको स्पाइसी क्रिस्पी करके खाएं, वो तो जहर बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बस ये है कि आपने प्रॉपर उसको कुक करके ले लेना है, चाहे आप बॉयल ले रहे हैं, चाहे आप ऑमलेट बना के ले रहे हैं, सो वो आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे। आप 2 एग्स मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बेशक ले लें, और उसके साथ ये है फिर अगर आप लंच अंडा खा लें। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को जबरदस्ती 2 खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो है। सो उनको आप ये कर सकते हैं कि एक आप बॉइल्ड एग दे दें, साथ उसके कोई और आप ऑप्शन दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में। ठीक है, इस तरह से पीनट बटर वगैरह है, इस तरह की चीजें वो भी आप इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। चिकनाई जो है वो हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है, एक सेहतमंद या एक हेल्दी, और किसी क्वांटिटी में? क्योंकि हम नॉर्मली आजकल जो सुनते हैं कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें हमने नहीं खानी, बिकॉज इससे भी दिल के मर्ज जो अमराज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ज़रा इस पे बता दें। फैट्स का ये है कि आप हेल्दी फैट्स ले सकते हैं, उससे ना ही आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे, ना ही और कोई इस तरह का कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू होगा। हेल्दी फैट्स की तरफ आप जा सकते हैं। हेल्दी फैट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? नट्स हो गए, सीड्स हो गए डिफरेंट। और आप जैसे ऑयल्स पे भी बात करते हो कि ऑयल नहीं लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा नहीं लेना, आपने क्वांटिटी को प्रॉपर वो मेजर करके लेना है। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल लंच बनाते हैं एक पर्सन का, तो उसमें आप 3 टीस्पून ऑयल आप डाल सकते हो, 3 to 4 टेबलस्पून। उसके अलावा आप ब्रेकफास्ट है तो उसमें 1 to 2 टीस्पून जो है वो आप ऑयल में एग अपने बना लें,
इंस्टेड कि आप प्रॉपर बड़े बड़े टेबल स्पून उसमें डाल के तो फिर उसको प्रॉपर फ्राई करें, जल थल ना करें आप ऑयल को जितनी जरूरत है बस उतना यूज करें। बिल्कुल। सो एक ये है कि रेशो बरकरार रख के आप बनाएं अपना मील, और फैट्स आप हेल्दी जो है वो आप ओमेगा 3 में आपको रिच मिलेंगे, जो सीड्स हैं हमारे, नट्स हैं, बट उनकी भी अगेन क्वांटिटी मैटर करती है। नहीं भरना, आप नट्स को एज अ स्नैक ले सकते हो, हैंडफुल ऑफ नट्स आप ले लें, वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, जस्ट इतना ही आपने लेना है। बस आपने पेट नहीं भरना कि बस खाने की जगह आपने उसी को खाना शुरू कर देना। हम मोस्टली ये भी करते हैं, सामने रख के बैठ जाते हैं। हाँ जी, वो पेट खा रहे हैं, वो नहीं पता कितना खा रहे हैं, बस ये है कि वो बस खा रहे हैं और उससे पेट नहीं भरा, फिर भूख लग रही है और खा रहे हैं। बट आपने हैंडफुल ऑफ नट्स अगर आप लेते हो, एक मुट्ठी इन अ डे, तो वो आपके लिए इनफ है। ओके। आयरन और कैल्शियम की कमी आजकल बड़ी देखने में और सुनने में आ रही है, तो इसकी जो कमी है वो हमारे बॉडी पे उसके कौन से असरात मुरतब होते हैं? आयरन डिफिशिएंसी है और साथ में आपने कैल्शियम का बताया, तो कैल्शियम और आयरन डिफिशिएंसीज काफ़ी कॉमन हो चुकी हुई हैं, इवन यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है। इसका यही है कि आपकी डाइट प्रॉपर बैलेंस नहीं है। बैलेंस डाइट जब तक आप नहीं लोगे जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आप हर चीज़ प्रॉपर नहीं ले रहे, तो उससे आपको आयरन और कैल्शियम डिफिशिएंसी तो बहुत होती है। जो असरात हैं बॉडी पे वो क्या है? उससे आपको एक तो डिजीनेस होती है, लो आयरन लेवल से आपको जमाइयाँ भी बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बॉडी का मेंटेन नहीं रहता उसकी वजह से, आयरन की कमी की वजह से। सो ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो आपको होते हैं। इसके साथ ये है कि आयरन डिफिशिएंसीज को कवर करने के लिए ये कि एक तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी है, ब्लड टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करवाना चाहिए, सीबीसी करा लें, सीरम आयरन का टेस्ट करा लें। उसमें अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी है देन आप सप्लीमेंट्स पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ताकि आपकी अब्जॉर्प्शन हो रही हो, क्योंकि आयरन के साथ जो है विटामिन सी लेना ज़रूरी होता है। उसके साथ आप विटामिन सी लेंगे तो उसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होगी। जैसे अगर आप कोई भी मीठी चीज़ खा रहे हैं तो उसके ऊपर आप लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके ले सकते हैं, क्योंकि लेमन में विटामिन सी है और आयरन आपको जा रहा है, तो वो आपके अब्जॉर्प्शन में जो है वो बेहतरी होगी और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी। आप खाना ले रहे हो बट वो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। सो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए आपको साथ साथ। और बाकी ये कि आयरन की डिफिशिएंसी को कवर करने के लिए मेजरली आजकल एक ये भी चीज़ बहुत सोशल मीडिया पे पॉपअप हुई है कि आप जो है वो बीट रूट जूस लें तो उसी से आपकी आयरन जो है वो कवर होगी। बट ऐसा नहीं है, आपने साथ बाकी चीज़ें भी देखनी है। आपका मीट की क्वांटिटी कितनी है, आप जो है वो जस्ट अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी और कोई साथ सिम्टम नहीं है तो आप जो है वो जो ऑर्गन मीट होता है वो आप ले सकते हो, वो काफ़ी रिच होता है। स्पिनच है वो आप ले सकते हैं। ठीक, अच्छा मजीद इस पर डॉक्टर साहब बात करते हैं, ब्रेक लेनी नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम मजीद जो है वो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये जो आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है इससे और क्या नुकसान हो सकते हैं। खासकर हम अपनी बच्चियों की बात करें, यंगस्टर जो हमारी फीमेल हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें अगर ये आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो इसके क्या असरात या नुकसान होते हैं, इस पर बात करते हैं। बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं हमारे जिस्मानी नशोनुमा में हमें जो ग़िज़ा है, डाइट है, उसका क्या रोल है, इस पर बात की जा रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, डॉक्टर मिसबा साहब, उनसे हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, उनको कैसे हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, या अगर वो कमी वाक़ई हो जाती है तो इसके नुकसान क्या होते हैं। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब आयरन की और साथ में जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी खासकर जो बच्चियों में और ख़वातीन में देखने को मिल रही है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं उनकी हेल्थ को लेकर? एक तो आपको फटीग और वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी और जनरलाइज्ड वीकनेस होगी जिसमें आपको कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा होगा और बहुत वीकनेस और बहुत सुस्ती सी हो जाती है। बॉडी पेन्स होंगे, डिफरेंट चिड़चिड़ापन, बिल्कुल मूड स्विंग्स हैं आपके उसके, क्योंकि आयरन जब आपके लेवल्स कम होते हैं स्पेशली फीमेल्स में तो आपके हार्मोन्स लेवल भी जो है वो उन पे भी असर पड़ता है इसका। सो वो भी ख़राब हो रहे होते हैं साथ साथ। तो इसलिए आयरन लेवल्स जो है वो मेंटेन रखना बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है फीमेल्स का स्पेशली, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन भी आपकी हो रही होती है तो उसमें भी आपका ब्लड लॉस हो रहा होता है। सो साथ अगर आपकी आयरन डिफिशिएंसी है तो मज़ीद आपको वीकनेसेस, फटीग और इस तरह के बाकी कॉग्निटिव हेल्थ पे भी आपकी इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अच्छा इसके अलावा मुझे बताएं, ये जो हम फास्ट फूड की बात करते हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा उसको जो है ना वो खाना शुरू हो गए, पढ़े भी कम नहीं है, क्योंकि नॉर्मली न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं कि वीक में एक दिन यानी चीट डे होना चाहिए, बट हम तो डेली खा रहे होते हैं। तो बच्चों का खासकर जो है ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करना उनकी जिस्मानी नशोनुमा में जो है इसके जो सेहत में एक रुकावट हम कहते हैं कि प्रॉपर वो हेल्दी नहीं हो पा रहे, प्रॉपर वो एक्टिव नहीं हो पा रहे, तो किस किस्म के इश्यूज का सामना है अगर हम ये हमारे बच्चे ज़्यादा फास्ट फूड जंक फूड की तरफ रहते हैं तो?
अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपका बहुत फ्रीक्वेंट इंटेक है जंक का, मतलब डेली बेसिस पे है, और वो भी डेली भी बहुत ज़्यादा है आपका इंटेक, तो उसमें एक तो आपका जो ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, वो बहुत आपके रेज रहते हैं। अच्छा। आपकी, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली फैट का इंटेक बहुत ज़्यादा होगा, कार्ब्स का इंटेक भी बहुत ज़्यादा होगा, और प्रोटीन का इंटेक बहुत लो होगा, तो उसकी वजह से आपको फॉर द टाइम बिंग आपको लगेगा मैंने बहुत खा लिया, पेट भर गया, बट विद इन 2 to 3 आवर्स आपको भूख लगने दोबारा से शुरू हो जाएगी, और अगेन आपकी क्रेविंग स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी प्रोटीन जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। सही। मोस्टली जो क्रेविंग्स हो रही होती हैं सब आप लोगों को जनरली, तो एक तो आपका कार्ब्स की इंटेक की वजह से, और एक प्रोटीन्स की वजह से भी हो रही होती है। सो अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्रेविंग्स जनरलाइज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और साथ साथ आपको वीकनेस, फटीग वगैरह, डलनेस वगैरह, आपको सुस्ती बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और साथ साथ आपका जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत होंगे, आपको क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। हाइपर एक्टिव हो रहा है वो भी इसी वजह से। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स एकदम से वो स्पाइक करते हैं, आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत स्पाइक करते हैं, सो वो उसकी वजह से जो है वो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है बॉडी में, और वो एकदम से आपकी रिलीज भी हो जाती है, और वो आपके जो ओवरऑल जो बॉडी प्रोसेसेस हैं जिनको आपको एनर्जी चाहिए, और ग्लूकोज लेवल्स हैं जो आपके स्टेबल होने चाहिए, तो वो आपके जब स्पाइक करेंगे ऑब्वियसली आपके फिर बाकी बॉडी के भी जो है वो मसाइल शुरू होते हैं फिर। ओके। अच्छा, जो इसके अलावा हम देखते हैं कि खासकर में जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी बात करो, देहात में तो बच्चे ये डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध की बात करें, दूध दही ये तो बहुत ज़्यादा इसका इंटेक करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एक टेस्ट डेवलप किया जाता है, बच्चे को तो पता नहीं होता, हमने खुद ही उसका टेस्ट डेवलप करना है, तो शहरों में ज़रा ये चीज़ें हमें कम देखने को मिलती हैं। तो अगर बच्चा दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता तो इससे हड्डियों के क्या इश्यूज या क्या मसाइल आ सकते हैं? एक तो आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, ठीक है, कैल्शियम डेफिशिएंसीज होंगी तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो बोन्स पे इफेक्ट आएगा। कैल्शियम है, विटामिन डी लेवल्स हैं, तो ये लेवल्स कम हो जाते हैं आपके। हेल्दी फैट्स भी आपको इससे मिलते हैं, प्रोबायोटिक हैं, आपको गट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अच्छा। तो अगर आप योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं, योगर्ट आपका नेचुरल प्रोबायोटिक्स है, तो वो आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके गट इश्यूज जो है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो रहते हैं आपके, और गट हेल्थ जो है वो आपकी ख़राब नहीं होती। एसिडिटी वगैरह के इश्यूज हैं तो उसके लिए भी हम जो है योगर्ट और मिल्क वगैरह प्रेफर कर रहे होते हैं। तो ये सब ना लेने की वजह से आपको कैल्शियम के जो है वो डेफिशिएंसीज आपको हो सकती हैं। और ये भी होता है सिटी में कि आपका जो है वो योगर्ट वगैरह नहीं दे रहे होते कि भाई पैकेज्ड हैं तो नहीं देने, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप नहीं दे रहे होते। बट द थिंग इज़ कि आप पैकेज भी ले रहे हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन तो जा रही है, उसमें फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन तो है, तो वो आप दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि बिल्कुल ही आप उसको स्किप करवा दें। सेकेंडली आपको जो लोग नहीं ले रहे होते वो इस वजह से भी नहीं ले रहे होते क्योंकि उनको एक तो टेस्ट डेवलप नहीं किया गया होता और पिकी ईटिंग की बहुत ज़्यादा उनको होता है, तो वो आपकी न्यूट्रिशन जब लेवल्स आपके न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे नहीं है बॉडी में तो आपको पिकी ईटिंग का हो जाता है कि आप मतलब चूजी हो जाते हो फूड आइटम्स में भी कि आपने ये नहीं खाना, इसका टेस्ट डेवलप नहीं है। तो वो आपका, हम ये भी कहते हैं कि 6 to 8 मंथ्स जब आपके अर्ली चाइल्डहुड है तो उसमें आपको इन्फेंट्स को 6 to 8 मंथ से आपने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करवा देना है फूड आइटम्स को देना, ताकि उनका टेस्ट डेवलप हो, टेस्ट बड्स आपके डेवलप होंगे। जब तक बच्चे में टेस्ट बड्स डेवलप नहीं होंगे तो फर्दर वो लाइफ में उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता फिर। अच्छा, हम ये आपने सुना होगा ना, माएँ कहती है मेरा बच्चा ये चीज़ भी नहीं खाता, वो भी नहीं खाता, सब्जियां भी नहीं खाता, फ्रूट्स भी नहीं खाता, और क्या खाता है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, पिज़्ज़ा बर्गर वो बहुत पसंद करता है। अब ये टेस्ट डेवलप किसने करवाया? आप लोगों ने करवाया। जी बिल्कुल। एक बच्चे को तो नहीं पता था कि उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना, किसका टेस्ट अच्छा है किसका बुरा है, कौन सी चीज़ उसके हेल्थ के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं, ये तो टेस्ट आपने डेवलप करवाना था। बाद में कहते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता और वो नहीं खाता। स्टार्ट में क्योंकि वो 6 to 8 मंथ्स में जब डॉक्टर्स भी आपको अलाउ कर देते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट अलाउ कर देते हैं कि आपने अब इनको फीडिंग पे लेके आना है, साथ साथ आपका मिल्क जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क जाएगा, आपको उसके साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा फूड आइटम्स का इंटेक करवाना है, क्योंकि एवरी 2 आवर्स बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको आपने कुछ खाने को देना है, तो वो 2 आवर्स के इंटरवल से भूख लगेगी। 6 to 8 मील्स अ डे उनके होते हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी क्वांटिटीज में होते हैं, कम क्वांटिटीज में होते हैं, बट उसमें यह है कि आप जैसे 6 मील्स अ डे दे रहे हो तो 6 में से 3 आप जो है 3 टाइम्स उसको आप ब्रेस्ट मिल्क दे दो और बाकी 3 टाइम्स जो है वो आपको सॉफ्ट फूड्स दे दो। वीनिंग आपने स्टार्ट करवानी होती है बेसिकली। सो उसमें आप क्योंकि हम जब मिल्क से एकदम से बच्चों को फूड पे लेके आ रहे होते हैं,
सॉफ्ट डाइट पे लेके जाते हैं, तो उसमें आप योगर्ट के साथ ऐड करके कोई भी चीज़ आप उसको जैसे मैश करके योगर्ट के साथ, तो वो आप दे सकते हैं। योगर्ट जो है वो आपका स्टमक फिर बच्चे का जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो मिल्क से यूज टू होता है। तो आपका गट जो है वो खराब नहीं होता। समटाइम्स ये भी होता है कि माएँ इसलिए भी नहीं स्टार्ट करवाती हैं कि वो कहती हैं कि इससे मेरे बेटे को जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि आपने आहिस्ता आहिस्ता एक तो स्टार्ट करवाना है और थोड़ी क्वांटिटी में करवाना है, और उन सब्स्टिट्यूट्स के साथ कराना है जो मिल्क के सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे कि योगर्ट हो गया मिल्क के सब्स्टिट्यूट में। तो उनके साथ जब आप चीज़ों को मर्ज करके देते हैं, 2-3 फूड आइटम्स एक टाइम पे नहीं भी ले रहा तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, नहीं इससे इसको ये मसला हुआ था, ये इसने एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको जो है वो उल्टी आ गई थी ये लेके, तो वो एक्सेप्ट नहीं करा, तो ये चीज़ नहीं देनी। ऐसा नहीं होता, उसको आप किसी और चीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट करके दे दें। 2-3 सब्जियों को या चिकन के साथ, जैसे आप या एग दे रहे हो, तो एकदम से आप एग दोगे तो वो थ्रो आउट कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसको एलर्जी है या कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये देना ही नहीं है। किसी और चीज़ के साथ मर्ज करके दे सकते हो। तो जब स्टार्टिंग से आपकी हैबिट्स इस तरह से डेवलप नहीं करवाई जाती, तो इसीलिए आपको जो है फर्दर आके आपका बच्चा या तो कोई मिल्की आइटम है जो नहीं ले रहा, या मोस्टली होता है कि एग्स नहीं ले रहे होते, और क्यों नहीं ले रहे, अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं डेवलप, कभी खाया ही नहीं है, तो वो ये चीजें टेस्ट डेवलप करवाएंगे तो ये, और साथ में उसके न्यूट्रिशनल एफिशिएंसीज काफी सारा एग्जैक्टली। अच्छा, विंटर में हम देखते हैं कि पानी का इंटेक हम बहुत ज्यादा कर देते हैं और चाय कॉफी हम सबकी फेवरेट हो जाती है, तो मुझे बताएं कि पानी का इस्तेमाल, क्योंकि हमारी बॉडी को देखिए पानी की एक मिकदार है, उसकी ज़रूरत है ही है। बिल्कुल है। हाँ, विंटर में थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज स्वेटिंग नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पानी अब हमने पीने नहीं, हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत ही नहीं है। तो मोस्टली हम देखते हैं कि विंटर में भी हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी ये जो ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इसके ये जो यानी कि ये डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए विंटर में हम क्या करें, क्योंकि पानी की अगर बात करें तो सादा पानी पीने को दिल नहीं कर रहा होता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ऐसा है कि विंटर्स में लोग यूजुअली ये करते हैं कि उनको लगता है कि प्यास नहीं लग रही है, स्वेटिंग नहीं हो रही, प्यास नहीं लग रही, या इतनी एक्सर्शन नहीं है तो प्यास नहीं लग रही बार बार, तो इसका मतलब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, और पानी ठंड की वजह से भी वो जो है वो पीना कम कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, विंटर्स में भी आपको पानी उतना ही पीना है जितना आप समर्स में पी रहे हैं। Exactly. 2 to 3 लीटर्स एक स्टैंडर्ड जो है वो आपकी डेली इंटेक है जो आपने पानी की पीनी होती है। सो 2 to 3 लीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, और इससे ज्यादा कम भी नहीं करेंगे। कम करेंगे तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन का इशू होगा आपको। और कुछ लोग ये भी समझ रहे होते हैं कि मतलब चाय कॉफी है ये हम बहुत ज्यादा पी रहे हैं तो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। कॉफी और चाय इनमें कैफीन है, सो ये आपकी डिहाइड्रेशन भी इससे होती है, बढ़ाती है। तो ऐसा नहीं है कि चाय कॉफी पी रहे हैं चाय कॉफी पी रहे हैं तो इसका मतलब आपकी हाइड्रेशन लेवल पूरा हो रहा है। चाय कॉफी आपकी हाइड्रेशन लेवल में नहीं आता, वाटर इनटेक में नहीं आता। अदर देन दैट ये कर सकते हैं आप, सूप्स का इनटेक आप कर सकते हैं विंटर्स में, ल्यूकवार्म वाटर आप ले सकते हैं, ग्रीन टीज ले सकते हैं, हर्बल टीज हैं जो भी, जिंजर टी होगी, डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे उससे आपकी हाइड्रेशन हो जाएगी। क्योंकि आप ठंड की वजह से, ठंडे पानी की वजह से आप पानी नहीं पी रहे, तो आप उसको ल्यूकवार्म करके रख लें अपने साथ, और वो आप जो है वो सिप्स करके पी लें, बेशक अगर आपसे एक ग्लास करके नहीं भी पिया जा रहा तो उस तरह से करके आप अपनी वाटर इनटेक को पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया। मोटापा या कमजोरी, इसकी अगर हम बात करें, मोस्टली लोग कहते हैं कि हम इतना खाते हैं और हमें लगता ही नहीं है, और यानी कि वो वीकनेस भी या वो प्रॉपर एक्टिव नज़र नहीं आते। और मोटापा जिनको होता है उनकी बात करें तो वो कहते हैं हमें तो पानी, सादा पानी जो है वो भी लग जाता है। तो अब इस सूरत में आप बताएं कि अब दोनों सूरतों में हमने बैलेंस डाइट रखनी है कि वो जो जिसको लगता नहीं है बेचारा, जो हमेशा स्लिम रहता है, उसको थोड़ा सा लग जाए, और जो पानी भी पीता है तो मोटा हो जाता है, तो वो एटलीस्ट इस मोटापे से दूर रहे। एक बैलेंस डाइट या एक हेल्थी लाइफस्टाइल हो, कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा, जो थिंक कि आपका वेट कम है और आप बहुत लीन लग रहे हो, और पूरी दिन की एक्टिविटीज लेकिन आप कर पा रहे हो, ठीक है, और आपका वेट जो है वो हेल्दी उसमें है, तो इट डजंट मैटर कि आप दिख कैसे रहे हो। आपकी अगर ओवरऑल जो है डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, आपकी डाइट अच्छी है, लाइफस्टाइल एक्टिव है, बाकी सब चीज़ों में आपको कोई इशू नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आप हेल्दी और फिट हैं। बट जब आप खा रहे हो बट आपको वो लग नहीं रहा, तो आप खा क्या रहे हो, पहले तो आपने इस चीज को अपने ट्रैक करना है कि आपकी डाइट क्या है। अच्छा भैया, माजरत आपकी बात कट करिए, मुझे हमारी एक एंकर की बात याद आई है। मैं उसको कहती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पतली है इसलिए मैं, और मैं उसको कहती हूँ तुम कुछ खाती क्यों नहीं हो, हेल्दी कुछ खाओ, थोड़ा सा वेट गेन आप करो ताकि अच्छी लगोगी स्क्रीन पे। शी सेड मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे लगता नहीं। अच्छा ठीक हो गया। मैंने कहा खाती क्या हो, मुझे ये बताओ। मैं चिप्स बहुत खाती हूँ, फ्राइज में बहुत ज्यादा खाती हूँ, जो आलू के चिप्स हैं, इससे भी तो वेट बढ़ता है ना जब हम ये फ्राइज ज्यादा, चिप्स
आलू के जो गेन होता है, बट वो आपका फिर ट्रांस फैट्स ही हैं, सैचुरेटेड फैट्स ही हैं, आपके हेल्दी फैट्स तो नहीं आप में जा रहे, और आलू की बात करें तो वो आपके कार्ब्स जा रहे हैं। सो प्रोटीन तो आपका मिसिंग है ही। क्या खाती हूँ मैं? चिप्स बहुत खाती हूँ। बिल्कुल, तो ऐसे ही है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है आप खा क्या रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा खा रहे हो तो मतलब एक ही चीज आप ज्यादा खाए जा रहे हो तो उससे आपका वेट गेन हो जाएगा। ये भी एक मिथ है कि आप आलू ज्यादा खाओगे, फ्राइज ज्यादा खाओगे, इस तरह की चीजें खाओगे तो वेट बढ़ेगा, उसी से वेट गेन होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने एक बैलेंस रखना है अपनी डाइट में, और जब आपने वेट गेन करना होता है तो आपकी जो डेली की कैलोरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड इंसान है, उसने अपना वेट गेन करना है, ठीक है, फीमेल है या मेल है जो भी, उसकी कैलोरीज जो डेली की हैं वो 2000 है। तो उससे जब तक वो ज्यादा कैलोरीज नहीं लेगा, उसका इंटेक ज्यादा कैलोरीज का नहीं होगा, वो भी कैलोरी डेंस फूड जो आपकी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करे और आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करे, जब तक वो नहीं लेगा सरप्लस कैलोरीज तब तक उसका वेट गेन नहीं होगा। और वो भी आपको सरप्लस कैलोरीज के साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी रखनी पड़ती है ताकि आपकी मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, मसल्स आपके गेन हो, ताकि आपका जो ओवरऑल जो आपका वेट गेन हो रहा है वो हेल्दी वेट गेन ही आपका हो। सही हो गया। अच्छा, वालिदैन किस तरह अपने बच्चों में सेहतमंद ग़िज़ा की जो हैबिट है वो पैदा करें? एक तो पहली चीज ये आती है कि इन्फेंसी से आपने, इन्फेंट लेवल से ही आपने स्टार्ट करना होता है। जब 4 to 6 मंथ्स का बेबी है, 6 to 8 मंथ्स तक जब जाता है तो आपने उसको वीनिंग स्टार्ट करवानी होती है। थोड़े थोड़े से सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट से आपने उसको सॉफ्ट फूड पे लेके आना होता है। तो वहाँ आपने जो है उसको वीकली बेसिस पे आप उनका जो है वो चीज़ें आप उनको दें, एक एक करके आप कोई ना कोई एक आइटम, जैसे वेजिटेबल्स है आप उनको वेजिटेबल्स दें, स्पिनच वगैरह है, जिस चीज़ों से बच्चे नहीं लेते वो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है देना, ताकि वो स्टार्ट में यूजुअली ऐसे ही होगा कि एक दफ़ा आप देंगे, फर्स्ट टाइम देंगे वो नहीं लेगा, सेकंड टाइम देंगे नहीं लेगा, थर्ड टाइम जब आप देंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा बहुत डेवलप होगा तो वो ले लेगा। तो आपने कोशिश करते रहना है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं ले रहा तो बिल्कुल उसको एक्सक्लूड ही कर दो। सही पैगाम क्या देंगे आप हमारे नाज़रीन को? यही है कि अपने खाने पे आपने देखना है कि आप खा क्या रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आप कितना खा रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं और क्या चीज़ खा रहे हैं। सो उस चीज़ पे भी आपने जो है वो मैटर करना है। अपनी बिजी लाइफ है, आपकी जो भी डेली सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें आपने अपनी फूड को, अपनी डाइट को भी प्रायोरिटाइज करना है, डाइट पे भी आपने वर्क करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिसबा साहिबा। डेफिनेटली नाज़रीन, आखिर में हमने अभी यही जो है वो सीखा, यही जाना कि अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी की बात करते हैं तो सेहतमंद ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो है बैलेंस डाइट, यानी कि दुरुस्त खुराक का होना। और ये सिर्फ जिस्मानी नशोनुमा के लिए नहीं, बल्कि हम देखें, हम फिज़िकल बात करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए वैल्यू करती है, बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी जहनी सेहत का भी साथ ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। तो जब हम बात करते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जो तवानाई चाहिए होती है, जो मजबूती चाहिए होती है, वो हमें मिलती है बैलेंस डाइट से। नाज़रीन, तो सेहतमंद जब तक आप खाने की हैबिट आप नहीं बनाएंगे, आप एक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, एक बेहतर और एक मतवाज़न डाइट की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो आप अपनी बैलेंस डाइट रखें। इसी पैगाम के साथ हम कहीं नहीं जा रहे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और अगला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, हमारा ये जो सेगमेंट है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। हमारी बहुत ख्वाहिश होती है, इवन मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो हम सोचते थे कब हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी की लाइफ कितनी अच्छी होती है, आप पे कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी, आपको हर तरह की आज़ादी होगी। बट जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पता चला कि पढ़ाई तो बढ़ गई है, अब तो बर्डन हमारे ऊपर ज़्यादा हो गया। तो राइट नाउ जो दौर है इसमें हमारे स्टूडेंट की जो सिचुएशन है वो कैसी है, ये हम जानेंगे। स्टडी को लेके और इन्वायरमेंट को लेके, उनके सपनों को लेके वो क्या देखते हैं, कि क्या वाकई जो एक सपना लेके वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, जब यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है, तो क्या वो सपना पूरा हो जाता है, या जिस हम बात करते हैं जो तालीम का मकसद है क्या वो पूरा होता है, या फिर हम एक पेपर लेके वहाँ से हम निकल जाते हैं कि हाँ एक डिग्री, एक पेपर हमने थाम लिया है, दैट्स ऑल। तो इन्हीं तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट पे बात करेंगे। फिर अच्छा एक और चीज़ हमने बड़ी देखी है, जब हम यूनिवर्सिटी गए थे तब के ज़ाहिर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, नित नई चीज़ें आ रही होती हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, हमारा रवैये जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। तो जब हम यूनिवर्सिटी गए तो बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें वेलकम किया, हमारे टीचर्स ने हमें वेलकम किया। लेकिन अब हम ड्रामा मूवीज़ में देखते हैं कि बड़ी छेड़खानी हो रही होती है, हंसी मजाक चल रहा होता है,
और बाज़ दफ़ा स्टूडेंट तंग भी पड़ जाते हैं। तो इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आया क्या अभी भी ये वाली सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, या एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए जो है वो नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है। इसके अलावा फिर टीचर्स की हम बात करेंगे, जो वहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं उनकी हम ज़रा रवैयों की बात करेंगे कि वो किस तरह से ओवरऑल तमाम जो सिलेबस है उसको कवर करवाते हैं। बिकॉज आपको पता है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद आपने एक प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, तो जो हमारा प्रोफेशनल हमारी लाइफ है, हमारा रवैया है, वो टोटली डिफरेंट होता है। आप जब स्कूल और यूनिवर्सिटी में होते हैं तब का एनवायरनमेंट और होता है, और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तब आपकी चीज़ें खासी जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस पे भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जी। ज़रनैन ज़हरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच ज़रनैन। और अगले हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ हैं सैयद लारिब हसन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं लारिब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाइए? आई एम गुड, थैंक यू सो मच लारिब आपके वक्त का। ज़रनैन आप मुझे बताएं, हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि वो यूनिवर्सिटी पहुंचे, जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बात की, और उन जो डिफरेंट ख्वाहिशात उसकी होती हैं, वो जो एक सपने लिए होते हैं कि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बड़ा खूबसूरत होगा और हर तरह की आज़ादी होगी, अपने तमाम वो ख्वाहिशें वो सपने हम पूरे करेंगे, मेहनत करने की कोशिश करना। आप मुझे बताएं कि जब आप यूनिवर्सिटी आई तो आपकी भी कोई ऐसे सपने, कोई ख्वाहिश थी कि जल्दी से यूनिवर्सिटी जाएं, वहाँ के इन्वायरमेंट को एंजॉय करें, वहाँ की लाइफ को एंजॉय करें? ऑफ कोर्स सब एक्साइटेड होते हैं ना कि कैसा होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा, कैसे लोग मिलेंगे, किस तरह से हम हर चीज़ को डील करेंगे। तो येस, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा चीज़ें मुझे सीखने को भी मिली और मैंने एक्सप्लोर भी की। ओह दैट्स रियली ग्रेट। लारिब आपकी तरफ आते हैं, आप ज़रा हमें बताएं कि आपका यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस था, जो आपकी एंट्री थी, वो कैसी रही? यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। तो जब यूनिवर्सिटी में बंदा आता है तो पूरे का पूरा एक माहौल जो है, पूरे का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बंदा इतना मैच्योर नहीं होता, फैमिली का प्रेशर होता है। यूनिवर्सिटी लाइफ एक एंजॉय करने का, आपका लाइफ का एक सीजन होता है, जो आप एपिसोड होती है, अच्छा। जो आप सोशल लाइफ अपनी एक्सप्लोर करते हो, वहाँ पे आप एंजॉय करते हो, वहाँ पे आप स्टडी करते हो, वहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनको आप उनके यूज टू होते हो। अच्छा भाई, इन्होंने तो कहा कि यूनिवर्सिटी का जिनका टाइम पीरियड है ना वो होता है एंजॉय करने वाला। ज़रनैन मुझे बताएं कि एंजॉय करने के साथ साथ वहाँ स्टडी कितनी होती है? क्योंकि हमारा जो टाइम था, जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम गुजारा, मैंने जैसे इंट्रो में भी बताया कि बड़ा टफ था। जो हम सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी जाएंगे और बड़ा हल्ला गुल्ला होगा, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा, आज़ादी होगी, बट हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने तो कहा कि भाई पढ़ें, आपने पढ़ना है, बिकॉज आप यहाँ डिग्री लेने आए हैं और हमने आपको यहाँ पे पढ़ा के एक अच्छी डिग्री दे के एक अच्छा इंसान, एक काबिल इंसान बना के यहाँ से निकालना है। पूरी जिंदगी पड़ी है आप लोगों की एंजॉय करने की। तो हमारा जो टाइम था वो तो बड़ा टफ था। तो आप मुझे बताएं कि अब जो यूनिवर्सिटीज का जो माहौल है वो कंफर्टेबल है, वही एंजॉयमेंट वाला है, या स्टडी पे भी उस तरह फोकस किया जाता है जैसे कि होना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ, देखिए ठीक है, ये इंजॉयमेंट पार्ट है यूनिवर्सिटी लाइफ का, लेकिन जो हमारा बेसिक और मेन पर्पस है ना वो स्टडी है। अभी भी सख्ती उसी लेवल पे है, लेकिन हम उसको किस तरह से अप्रेस कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वी कैन एंजॉय साइड बाय साइड हम लोग, लेकिन जो हमारा मेन और बेसिक पर्पस है वो यही है कि हमने कुछ अचीव करना है। हमारा कुछ मीनिंग है, हमारा कुछ पर्पस है जिसको हम यहाँ अचीव करने आए हैं। जब हम उसको अचीव कर लेंगे, उसके साथ साथ जितना आपने एंजॉय करना है करो, आप इवेंट्स पे जाओ, आप जो दिला करो, लेकिन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको पढ़ना है। एग्जैक्टली, बिकॉज आपकी फैमिली आपको आप पे इतनी एफर्ट कर रही है, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी आप पे इन्वेस्ट कर रही होती है, आप अपने घर से दूर होते हैं, तो आप जिस मकसद या जिस पर्पस के लिए आए हैं वो आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बाकी एंजॉयमेंट वो पूरी जिंदगी चलती है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप तंग पड़ जाते हैं कि हमने कहाँ घूमने जाना है, हमने कहाँ खाना खाने जाना है, कहाँ पे हॉटनिंग करनी है, आप तंग पड़ जाते हैं इन चीज़ों से। तो जो आपका जो मकसद है पहले हमने उसको पूरा करना है। लारिब मुझे बताइएगा कि जब नए स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो वहाँ पे सीनियर्स होते हैं वो किस तरह से उनको वेलकम करते हैं? अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के जो, अच्छा आपको मैं बताते चलूँ कि प्राइवेट और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें डिफरेंस है। अब हमारी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, अच्छा। तो उसमें एक इस किस्म का सीन होता है कि पहले रैगिंग वगैरह का होता था,
आपको सीनियर्स जो है तंग भी करते थे, सब कुछ हो जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अवेयरनेस आती गई है तो वो सिस्टम चेंज होता गया है। अब इस तरह है कि हर कम्युनिटी जो है वहाँ पे अपने जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको वेलकम करने के लिए वेलकम पार्टी देती है। उसमें म्यूजिकल नाइट भी होती है, उसमें एक किस्म का वो मेला भी करवा लेते हैं, स्टॉल्स वगैरह, बुक स्टॉल्स, इस तरह की चीजें लगवा लेते हैं। हर कल्चर के अलग अलग वो रिप्रेजेंटेशन है। हमारी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक डाइवर्सिटी है, मिनी पाकिस्तान उसको कहा जाता है। तो उसके हवाले से वहाँ पे हर कम्युनिटी अपने जूनियर्स को अलग से एक वेलकम पार्टी के तौर पे उनको वेलकम करती है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये है। अब अलग जितने भी प्राइवेट इदारे हैं हर उसमें डिफरेंस होता है। यानी हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक तरीका है कि किस तरह से उन्होंने नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम करना है। जरा आप मुझे बताओ कि चूंकि आप भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, ऑलराइट, मुझे ये बताइए कि वो हमारी जो है वो कंबाइन यानी को एजुकेशन वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ हमारी जो बच्चियाँ आती हैं वो बहुत ऐसे देहातों से भी, साइड एरिया से आती, इतनी ग्रूम या इतनी अवेयर नहीं होती। उनके घर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या रिजर्व होता है। तो वहाँ जब यूनिवर्सिटी में आती है, बिकॉज अब उन्होंने को एजुकेशन है, एक साथ रहना पढ़ना, ग्रुप स्टडी वहाँ पे चल रही होती है, क्लास में तमाम लोग इकट्ठे बैठे होते हैं। तो ओवरऑल जो वहाँ का इन्वायरमेंट है या स्टूडेंट्स का जो रवैया उनके साथ होता है वो कंफर्टेबल होता है कि वो एडजस्ट कर सकती है वहाँ पे? ओके, एडजस्ट तो टाइम के साथ साथ ही पॉसिबल होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एक लड़की देहात से आ रही है, उसने पहले कोई एजुकेशन बिल्कुल नहीं देखी, ठीक है, ऑफ कोर्स, और फैमिली का आपको माहौल पता है देहात में किस तरह से स्ट्रिक्ट होता है ना। तो अगर वो जब आ जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो स्टार्ट में उनको ये चीज़ें फेस करने में मतलब फेस करनी पड़ती हैं, मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ जब वो देखती है ना कि एक माहौल प्रोफेशनल माहौल है कि आपने किस तरह से डील करना है, अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप असाइनमेंट्स बना रहे हो, आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, तो आपने ग्रुप वर्क किस तरह से करना है। और ये जो चीज़ें हैं ये टीचर्स भी सिखाते हैं, उसके अलावा जो पीयर्स होते हैं और जो सीनियर्स हैं वो भी इस चीज़ को डील करते हैं, वो भी सिखाते हैं। तो सबको मिल के जब वो इस एक्सपीरियंस से गुजरती हैं ना, तो वो मैनेज कर लेती हैं, ठीक है। यस, मैं खुद एक देहात से बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए भी मुश्किल था स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद जब मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि हाँ, जिस तरह से हम लड़कियों के साथ काम करते हैं वैसे ही हम लड़कों के साथ भी काम कर सकते हैं। ओके, यानी कि अपने आप को अगर किसी ने ग्रूम करना है तो वो डेफिनेटली कर सकता है, उसने चीज़ों के साथ, माहौल के साथ वो चल सकता है। लारेब, आप मुझे बताएं, आप इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट हैं, तो पाकिस्तान की अगर मौजूदा इकोनॉमिक की बात करें तो क्या रिसर्च, क्या तहकीक है आपकी मौजूदा इकोनॉमिक्स पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से? आप स्पेसिफिक क्या पूछना चाह रही हैं उसमें? आप पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को लेके आपके माइंड में कुछ चीज़ें, कोई आपने नए रिसर्च या कोई तहकीक की हो? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि बड़े अफसोस से ये बात मैं ऑन द कैमरा कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी तक हमने इकोनॉमिक्स के उसमें पाकिस्तान की कोई भी बुक नहीं पढ़ी। सारी जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं, जितनी भी हम रिसर्च पढ़ते हैं, जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, या तो अमेरिकन होती है। अच्छा। जी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इकोनॉमिक का 1947 से लेकर अभी तक कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, और कोई भी आथर इस तरह का नहीं है जिसने पाकिस्तान के किसी भी सिस्टम के ऊपर अपनी बुक लिखी हो या अपना नावल लिखा हो, अपना जर्नल लिखा हो। जितनी भी रिसर्च हमारे आथर्स करते हैं, अगर हमारे ऐसे हमारे अगर कोई रिसर्च या कोई अपनी पाकिस्तान की कोई अगर बुक नहीं है तो हमारे स्टूडेंट्स को कैसे पता होगा कि हमने पाकिस्तान की ओवर इकोनॉमी को हमने किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इसमें नई स्ट्रेटजीज जो है वो बनानी है, या अपना हमने इनपुट देना है? हमने जितनी भी अभी तक बुक्स जितनी भी पढ़ी, अभी हम BS के लेवल पे बैठे, हमने सारी अमेरिकन और उधर के जितना भी वहाँ पे जितने भी मसले मसाइल हुए तो हम उनको पढ़ते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई भी रिकॉर्ड पूरा नहीं है जिसकी बिहाफ पे वो रिकॉर्ड को इकट्ठा करके और उसके ऊपर वो रिसर्च करें, क्योंकि आप स्टेट्स में जब जाते हैं तो आपको हर चीज का रिकॉर्ड चाहिए प्रॉपर। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा सरकारी नहीं है जिसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो। भाई इस पे जरा जरूर आप लोग सोचें कि अगर रिकॉर्ड नहीं है तो डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं इस पे रिसर्च करना तो जरूर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप मुझे जरा बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एजुकेशन को कितना वैल्यू किया जाता है? ओके,
तो जो स्टार्ट के सेमेस्टर्स होते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादातर थ्योरेटिकल काम होता है कि आपने जो पढ़ा, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपने एक स्पेसिफिक ग्रेड स्कोर कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग फर्दर नेक्स्ट सेमेस्टर्स की तरफ, लास्ट सेमेस्टर्स की तरफ जाते हैं ना, तो उसके अंदर जो बेसिक हमारा काम होता है वो रिसर्च वर्क होता है हमारा। उसके अलावा रिसर्च वर्क के साथ साथ हमारी इंटर्नशिप, कंपल्सरी इंटर्नशिप्स होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं। और जब हम ये इंटर्नशिप्स करते हैं तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। अभी मैं इंटर्नशिप कर चुकी हूँ, तो मुझे उस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना कि कैसे हम लोग क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर साइकोलॉजी को किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर थ्योरेटिकल नॉलेज को वैल्यू किया जाता है तो उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको भी ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अभी आप किस सेमेस्टर में हैं, अभी आप किस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। सेमेस्टर पे वो डिपेंड कर रहा होता है। आप मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ में कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि इन पे बात करना हो या इन इश्यूज़ को हल करना जो है बड़ा ज़रूरी है? यूनिवर्सिटी में काफ़ी किस्म के मसाइल होते हैं। अब हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो उसमें मेरे लिहाज से सबसे बड़ा जो बड़ा मसला है ना, वो एक तो हॉस्टल एकोमोडेशन होता है। अच्छा जी, हमारी यूनिवर्सिटी में क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं है, तो वहाँ पे स्टूडेंट मतलब 2 सीटर रूम में 4-4, 5-5 लोग रह रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के मसाइल एकोमोडेशन के। अच्छा, उसमें ये मसला होता है कि उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोटा बेस पे आए होते हैं, जो मतलब उनको जो पब्लिक की तरफ से, हुकूमत की तरफ से फाइनेंस किया जाता है। अब वो बेचारे इतना होते नहीं हैं कि वो बाहर जाके रहें, मजबूरन उनको वहीं पे अंदर ही एकोमोडेट करना पड़ता है। वो एक दोस्त को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं। एकोमोडेशन वाला एक तो बड़ा मसला हो गया। दूसरा, पब्लिक यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उनमें फीसेस जो हैं वो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज करते रहते हैं। अच्छा। तो अब हुकूमत से ये भी एक रिक्वेस्ट है कि उन फीसेस को ना इंक्रीज करें, क्योंकि मतलब क्वेटा से लेके बलोचिस्तान, कराची तक, गिलगित बल्तिस्तान तक गरीब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। आपको पता है इस्लामाबाद में वो एकोमोडेट नहीं कर सकते। Exactly. ठीक हो गया ना। फिर ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद कुछ और इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, स्टूडेंट्स को और किन मसाइल का सामना है या किस तरह से वो अपनी मदद के तहत उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन निकालते हैं, या फिर एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपने जितने आप अपने क्या कहते हैं कि चीज़ों को आप बढ़ाना चाहेंगे या आप अपने उसमें चीज़ों में आप वसअत लाना चाहेंगे, वो उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। तो आपने कंट्रोल अपने अखराजात को ख़ुद करना होता है, एक अपने बजट के अंदर रहते हुए आपने तमाम चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो क्या हमारा आज का स्टूडेंट ऐसा कर पा रहा है, इस पर बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आखिरी हमारा सेगमेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा उनके मसाइल पे हम बात कर रहे हैं और मौजूदा दौर के जो एक यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है उस हवाले से हम उनसे बात करें। ज़ैनब, मुझे बताइएगा कि बच्चियों को लेके हॉस्टल का, चूँकि लालिब ने जिक्र किया कि वहाँ पे काफ़ी जो है वो कमी दिखाई देती है जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ती हैं, तो वहाँ पे जो हमारी बच्चियाँ हैं वो किस तरह से अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट करें? बिकॉज हम लड़कों की बात करते हैं जैसे तैसे करके वो मैनेज कर लेते हैं, बट ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए थोड़ी सी ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। तो हॉस्टल्स के हवाले से हमारी जो लड़कियाँ हैं वहाँ पर, बच्ची हैं, वो कैसे अपने आप को मैनेज कर रही हैं? ठीक है, तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मैंने भी ये इशू फेस किया था, क्योंकि हॉस्टल एकोमोडेशन जो है वो एक तो बहुत कम है वहाँ पे, और अगर है भी तो वो सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा। तो हम जब किस सेमेस्टर में जाके आपको हॉस्टल मिलता है? मुझे बेसिकली 5th सेमेस्टर में आके हॉस्टल मिला था। और सब स्टूडेंट्स के साथ यही होता है तकरीबन, लेकिन अभी ये है कि हॉस्टल्स बन रहे हैं। अच्छा। यस, अभी इन प्रोग्रेस हैं हॉस्टल्स। अभी बहुत से हॉस्टल्स बन भी चुके हैं, लेकिन अभी स्टिल इन प्रोग्रेस भी हैं। अभी आके बेटरमेंट आ चुकी है। लेकिन मैंने मेरे लेवल पे ये फेस किया था। अभी भी इस तरह से होता है कि जो न्यू एडमिशन्स होते हैं ना, तो उनको ये इशू फेस करना पड़ता है। लेकिन वो इस तरह से होता है कि बाहर जो फिर प्राइवेट हॉस्टल्स हैं वहाँ जाके मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि अब तो प्राइवेट भी बहुत से हॉस्टल्स बन चुके हैं। एग्जैक्टली। और यूनिवर्सिटी की बसेस भी चल रही होती है, तो आपको ट्रांसपोर्ट का कोई इशू ऐसा नहीं होता कि एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना? यूनिवर्सिटी की जो ट्रांसपोर्ट है वो तकरीबन हर एक स्टूडेंट उसके लिए पे करता है। तो वो उसका कोई मसला नहीं है, आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। और अब बहुत से प्राइवेट हॉस्टल्स बन चुके हैं जहाँ पे फीमेल्स इजीली। एक आपकी यूनिवर्सिटी का एक इशू, बल्कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का ये इशू सामने आया था
जब आपकी वेकेशंस चल रही थी तो हॉस्टल खाली करवाए जा रहे थे, ये क्या इशू था? वो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया था ना, वो ये था कि रेनोवेशन के लिए कुछ इस तरह की मतलब अंदर रेनोवेशन करनी थी हॉस्टल के अंदर, डिफरेंट हॉस्टल्स के अंदर, तो उस रेनोवेशन की वजह से और उसके अलावा जो समर सेमेस्टर था वो कैंसिल कर दिया गया था, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स को इश्यूज फेस करने पड़े थे, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया था वो बिल्कुल। ठीक, उसके बाद ये इश्यूज जो है वो खत्म हो गया था, रिजॉल्व हो गया। दैट्स रियली ग्रेट। सारे मुझे आप बताएं, आपकी निगाह में को एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या आप इस सिस्टम को अच्छा समझते हैं? बिकॉज हमारे बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो ज़्यादा अगर हम देखें तो वो बच्चियों को इसलिए यूनिवर्सिटी तक नहीं भेजते बिकॉज वहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि इस को एजुकेशन सिस्टम का जो मुकाबला या रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। तो आपकी नज़र में ये सिस्टम कैसा है, बेहतर है या हमें सेपरेट ही रखना चाहिए? बेसिकली मैं KPK से बिलोंग करता हूं, तो मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूं कि हमारे इलाके में ये मसला सबसे ज़्यादा है। तो और सबसे ज़्यादा मसला, और वहीं पे सबसे लिटरेसी रेट सबसे कम है। पूरे पाकिस्तान के सब सूबों को आप देख लें, सिंध से भी कम लिटरेसी रेट KPK का है अभी करंटली। तो उसमें ये मसले आते हैं कि जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो अब KPK में आपको अगर को एजुकेशन आप नहीं करते, को एजुकेशन के लिए आपको इस्लामाबाद या लाहौर या इधर भेजना पड़ता है, ट्रैवल करना क्योंकि आपको विद इन अपना गांव या विलेज उधर तो आपको यूनिवर्सिटी कोई नहीं मुहैया हो रही और इस लेवल की। तो अब एक तो एजुकेशनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, दूसरी ये कि जितना भी एक चीज होती है डाइवर्स हो जाती है। जब को एजुकेशन होती है तो उसमें चीजों में डाइवर्सिटी आती है। अब हमारे पाकिस्तान की जितनी भी वीमेन है तो वो मतलब आप दूसरी जितनी भी नेशंस हैं उनके साथ हम उनको कंपेयर कर भी, इवन कि हम इंडिया के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। ईरान को आप देख लें, ईरान के साथ भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो को एजुकेशन इसलिए बेहतर है कि एक डाइवर्स माहौल होता है, एक इन्वायरमेंट होता है और उसमें दोनों को मतलब एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को सीखने को मिलता है। तो ओके, आप मुझे बताइएगा कि ख़वातीन जो वहाँ पे जो बच्चियाँ हमारी हैं तलबात, सिक्योरिटी के हवाले से क्या वहाँ पे सिस्टम है या कोई इशू ने फेस करना पड़ता है? बिकॉज वो बच्चियाँ जो देहातों से आई हैं, इतनी अवेयर, इतनी ग्रूम नहीं है, तो वहाँ पे उन्हें ये हरासमेंट के जो चीज़ें हैं ये फेस करनी पड़ती है इश्यूज़। तो इस पूरे मामले को कैसे वो कवर करते हैं? ठीक है, अभी आके क्योंकि अब यूनिवर्सिटी में आपको लारेब ने भी बताया कि अभी आगे सब मैच्योर हो चुके होते हैं ना, तो अभी तक यूनिवर्सिटी में कुछ खास ऐसे इश्यूज अराइज नहीं हुए कि हरासमेंट का बहुत बड़ा केस जो हमारे सामने आया हो। और उसके अलावा अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी में हमारे जो हॉस्टल्स हैं, अभी इंटरनल हॉस्टल के अंदर मैं खुद स्टे कर रही हूँ, तो उसके अंदर प्रॉपर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड होती है। उसके अलावा फीमेल सिक्योरिटी भी अवेलेबल होती है, बिल्कुल वार्डन्स वहाँ पे अवेलेबल होती है। डे वार्डन अलग है, नाइट वार्डन अलग हैं, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और हरासमेंट के एज सच केसेस हमें देखने को नहीं मिले। ठीक, सही हो गया। आप जो नए आने वाले जो बच्चे हैं, खासकर स्टूडेंट जो देहातों से आ रही है, ऐसे एरिया से जो इससे पहले कभी को एजुकेशन में नहीं आई हैं, तो जब वो यूनिवर्सिटी का रुख कर रही हैं, को एजुकेशन सिस्टम का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट वो बिल्कुल देख रहे हैं, टोटली ऑपोजिट। जो घर का था, जो कॉलेज का था, वो अलग इन्वायरमेंट था जो उनके अपने एरिया का था, बट राइट नाउ वो जिस जगह आ रही है एक टोटली डिफरेंट, उन्हें एक मॉडर्न इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप उन नई आने वाली बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि उन्होंने एक तो लेवल फेस कर लिया जो उनके पास था, ऑलरेडी अवेलेबल था, उन्होंने को एजुकेशन के बगैर पढ़ लिया, लेकिन अगर वो अब इस लेवल पे आके को एजुकेशन में पढ़ती हैं तो उनको बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। उन्हें पता चलेगा कि हमने प्रोफेशनल लेवल पे जाके सबको किस तरह से डील करना है, किस तरह से अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो वो जाके उनको अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना आएगा। सही, यस, ठीक हो गया। लारेब, आप कुछ कहना चाहेंगे, नए आने वाले स्टूडेंट्स को पैगाम देना चाहेंगे? जी, नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यही पैगाम है कि अगर को एजुकेशन को भी हम देखें या नए आने वाले स्टूडेंट को, तो उनमें यह है कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आप किसी भी आगे बैंक में जाते हैं, आप किसी भी जगह पे जॉब करने के लिए जाते हैं, तो आपको वहाँ पे हर तरह के कस्टमर, हर तरह की चीज़ों को डील करना होता है। तो आप यूनिवर्सिटी लेवल में जब इस माहौल में आते हैं तो आपको इधर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और जो आपका एक सोशल सर्कल है, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस तरह कि एजुकेशन के साथ साथ आप सोशली भी बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच आप दोनों स्टूडेंट्स का। नाज़रीन, डेफिनेटली जब आप एक नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, तो बहुत सारी
आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आप ये ना समझें कि अब आप यूनिवर्सिटी में हैं, पेरेंट्स से दूर हैं, आप हॉस्टलाइज हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके ऊपर बल्कि डबल ट्रिपल बर्डन या जिम्मेदारी आ जाती है, बिकॉज ना सिर्फ आपने वहाँ से ग्रेजुएट होना है, डिग्री लेनी है, अपनी तालीम आपने मुकम्मल करनी है, बल्कि आपने अपनी हिफाजत भी करनी है। आपके पेरेंट्स ने जो आप पे ट्रस्ट किया है, उस ट्रस्ट को आपने ब्रेक नहीं होने देना। आप एक नए एनवायरनमेंट में आके आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड को कभी नहीं भूलना होता, बिकॉज जब आप अपनी बुनियाद को भूलना शुरू कर देते हैं, आपके लिए मसले, मसाइल, प्रॉब्लम आप वहीं से अपने लिए शुरू कर लेते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को भी फोकस करना है कि सिर्फ आपने वहाँ से डिग्री नहीं लेनी, जो आपके पेरेंट्स ने आप पे ट्रस्ट किया है, आपने उस ट्रस्ट को भी ब्रेक नहीं होने देना। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।